ये अवेकनर्स एकेडमी में एक टेस्टिंग सेरेमनी हो रही है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और रैंक चेक करने के लिए प्रोफेसर एक एक करके सबको बुलाते हैं एक स्पेशल पोर्टल में जाने के लिए, जो एक ऐसे रूम में ले जाता है जहां एक स्पेशली ट्रेन्ड डेमन हार्ट है जो स्टूडेंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब और मेजर कर सकता है। फिर वो उनकी करंट रैंक और फ्यूचर पोटेंशियल पूरी एकेडमी के सामने दिखा देता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो बस ई रैंक लूजर्स ही निकलते हैं। कुछ लोग हाई पोटेंशियल के साथ डी रैंक पाकर प्राउड फील करते हैं। फिर एकेडमी का टॉप जीनियस आगे आता है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड का रिच वारिस है और सब लोग उसके रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड हैं। हार्ट वाले रूम में जाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सबसे बड़ा सेंसेशन बनेगा और एकेडमी हिस्ट्री में रैंक नंबर 1। वो अपनी पावर अनलीश करता है और बाहर सारे स्टूडेंट्स चीयर करते हैं। उसे हाई टियर डी रैंक मिलता है, एस रैंक तक पहुंचने के पोटेंशियल के साथ। उसके फ्रेंड्स खासकर बहुत प्राउड हैं। उन्हें यकीन है कि ये घमंडी लड़का दुनिया का रेयर टैलेंट है। उनमें से एक तो सी चेन नाम के एक हम्बल लड़के पर हंसता है जो लाइन में अगला है। उसे यकीन है कि सी चेन को सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी, पर सी चेन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो सबकी तरह अंदर जाता है, पर इस बार डेमन हार्ट डर जाता है। सी चेन ने अभी कोई स्किल यूज भी नहीं की और हार्ट ने पहले ही हाई टियर डी रैंक दिखा दिया। सब शॉक्ड हैं। फिर वो एक मॉन्स्टर से डिवावर की हुई सबसे कमजोर स्किल कार्ड यूज करता है और आसानी से सी रैंक तक पहुंच जाता है। जब सब लोग अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, सी चेन और आगे चला जाता है। वो एक स्ट्रॉन्गर क्लास कार्ड पर स्विच करता है और अब डेमन हार्ट पैनिक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, आसमान में एक तूफान बन जाता है। रैंक डिस्प्ले ग्लिच करता है एस रैंक पोटेंशियल दिखाते हुए। प्रोफेसर्स शॉक्ड हैं, पर ये तो बस शुरुआत है। जल्दी ही सिंगल एस ट्रिपल एस रैंक में बदल जाता है और फिर सिस्टम मैक्सिमम लोड की वजह से एरर दिखाने लगता है। अब प्रोफेसर्स सच में डर जाते हैं और टेस्टिंग रूम में भागते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो पूरा रूम तबाह हो चुका होता है। डेमन हार्ट फ्राई हो चुका है, पूरी तरह डेड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं कि अभी क्या हुआ। इस बीच हमारा लड़का आराम से बाहर निकल आता है। उसने तो अपनी ओवरवेलमिंग पावर से एक्सीडेंटली डेमन हार्ट को मारने के बाद उसे डिवावर ही कर लिया। तो आखिर सी चेन है कौन और वो इतना स्ट्रांग क्यों है? दरअसल वो एक रिग्रेसर है जो एक ऐसे फ्यूचर से लौटा है जहां पूरी दुनिया डेमन्स ने जीत ली थी। वो आखिरी सर्वाइवर था, सालों तक लड़ता रहा, जब तक उसने आखिर में डेमन किंग को खुद को उसके साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके हरा नहीं दिया। और फिर एक तेज रोशनी के बाद वो वापस पास्ट में अपने डॉर्म रूम में उठता है। वो कंफ्यूज होता है और सोचता है कि कहीं वो किसी तरह आफ्टर लाइफ में तो नहीं पहुंच गया। पर जब वो खिड़की से बाहर देखता है और वहां लोगों को खड़े देखता है, तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि क्या हुआ है। कुछ पल बाद आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसकी विश पूरी हो गई है और वो 10 साल पहले अपने यूनिवर्सिटी डेज में रिग्रेस हो गया है। तभी एक स्ट्रेंज होलोग्राम आता है और चेन को बताता है कि पावर ऑफ ग्लटनी का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे वो खिड़की से बाहर देखता रहता है, उसे एहसास होता है कि अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, इससे पहले कि पहला डेमन लॉर्ड रैथ उतरे। उसे अच्छे से याद है कि इस डेमन लॉर्ड के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ था। व्राथ ही वो है जो नर्क के दरवाजे खोलता है और उसके बाद बाकी डेमन लॉर्ड्स एक के बाद एक ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि उसे वो जगह ढूंढनी होगी जहां डेमन लॉर्ड व्राथ आएगा और दरवाजे खुलने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। जब वो अपनी सोच से बाहर आता है, चेन अपने बगल में फ्लॉट कर रहे इंटरफेस पर फोकस करता है और अब वो उसके स्टैट्स साफ साफ दिखाता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये कोई गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि उसकी पहली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। तब वो सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर निर्भर था, ऐसी चीज जो 10,000 में से सिर्फ एक इंसान को मिलती थी। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे पोटेंशियल अवेकनर्स को रिक्रूट करने के लिए है, पर अनफॉर्चुनेटली जब चेन पिछली बार यहाँ था तो वो अवेकन होने में पूरी तरह फेल हो गया था। उस वक्त वो बुलिंग का आदी हो चुका था, इसीलिए वो इस तरह इन्फर्मरी में उठा था। तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे एक लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही क्लास है जो उसे पिछली जिंदगी में मिली थी। लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि क्या इस बार वो जल्दी अवेकन हो गया है। वो जल्दी से इसे टेस्ट करने का फैसला करता है, पर क्लास पर स्विच करने से पहले ही उसका रूममेट और फ्रेंड मा लॉन्ग आ जाता है, जो एक ई रैंक्ड फ्लावर चैंटर है। बेचारे के गाल पर बैंडेजेस लगे हैं और वो ये चेक करने आया है कि चेन ठीक है या नहीं। लकी बात यह है कि लॉन्ग इन फ्लोटिंग पैनल्स को नहीं देख सकता, जिससे चेन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ वही इन्हें देख सकता है। उसका फ्रेंड उसे गौर से देखने लगता है जब वो नोटिस करता है कि चेन की सारी चोटें पहले ही गायब हो चुकी हैं। वो सोचता है कि एक नॉन अवेकनर उससे भी तेज कैसे रिकवर हो रहा है
जो खुद ऑलरेडी अवेकेंड है। हमारा लड़का लॉन्ग को अपनी पिछली जिंदगी से याद करता है। यही रूममेट यूनिवर्सिटी के दौरान अवेकन होने में कामयाब हुआ था, फिर भी वो सबसे कमजोर अवेकनर्स में से एक निकला और रात के उतरने के तीसरे दिन बेरहमी से मार दिया गया था। चेन चुपचाप मुस्कुराता है जब वो अपने पुराने दोस्त को फिर से देखता है। फिर लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उनका रैंक टेस्ट कल शेड्यूल है और उन दोनों को इसके लिए तैयार होना होगा। लॉन्ग को हमारे लड़के के लिए बुरा लगता है, ये सोचकर कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, पर वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो ग्रेजुएट होना चाहता है तो ये रैंक टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे वो भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हैं, चेन कैजुअली कहता है कि उसे इतने सारे लोगों को आसपास देखे काफी टाइम हो गया, जिससे उसका रूममेट बुरी तरह डर जाता है। चेन बार बार सोचता रहता है कि अगर उसने इस जिंदगी में कुछ नहीं किया तो उन्हें फिर से वही दुखद फ्यूचर झेलना पड़ेगा। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत से ट्रेन करना होगा और जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। पर एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त एक अवेकनर के लिए एक्सपीरियंस गेन करने और लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डेमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को हराना है। ये लेयर्स पूरी तरह बड़ी गिल्ड्स के कंट्रोल में हैं, जिसका मतलब है कि कमजोर लोग या उसके जैसे आउटसाइडर्स के पास लेवल अप करने का लगभग कोई चांस नहीं है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स स्टडी करता है, सोचते हुए कि वो बाकी अवेकनर्स और यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। गवर्नमेंट ने अवेकनर्स को रैंक्स में बांटा है, ई से शुरू होकर एस क्लास तक। चेन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर अटके हैं और कुछ ही मुश्किल से डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वो अपने फ्रेंड को देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है। कम से कम इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो उससे ऊंची रैंक पर है। तभी एक बॉल अचानक आती है और सीधे बेचारे नर्ड से टकराती है, उसका चश्मा गिराकर तोड़ देती है। पता चलता है कि वो फिर से उसी बुली गोंग छेंग और उसके चमचों से टकरा गए हैं, वही लोग जिन्होंने एक दिन पहले ही उन्हें पीटा था। चंग मुस्कुराते हुए नर्ड से पूछता है कि उसने उसके लिए ड्रिंक्स के क्रेट्स क्यों नहीं लाए, जबकि उसे पता था कि वो यहाँ पैसे देता है। लॉन्ग जल्दी से माफी मांगता है और अपने पैसों से ड्रिंक्स खरीदने जा ही रहा होता है, पर चेन बीच में आकर उसे रोक देता है, कहते हुए कि यहाँ माफी असल में चंग को मांगनी चाहिए। जैसे ही वो बुली को फिर से देखता है, चेन अपने पास्ट की दर्दनाक यादों में खो जाता है। अब वो उसे सिंक के पानी में डुबोने की कोशिश करते थे और कोई गिल्ट फील करने के बजाय वो कहते थे कि वो तो बस उसे अवेकन होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। उस दिन वो तभी रुके जब चेन आखिरकार बेहोश हो गया। लॉन्ग उस वक्त उसे चेक करने भागा था, पर जैसे ही चंग ने चेन को कुछ कहते सुना, वो उसे और ज्यादा हर्ट करने वापस आ गया। अब प्रेजेंट में चेन ने ठान लिया है कि वो इन बुलीज को एक अच्छा सबक सिखाएगा। चेन को बोलते सुनकर चंग और उसके चमचे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। साफ है कि वो उसे हमेशा के लिए चुप कराने को तैयार हैं। हमारा हीरो सीधे चंग को देखता है, अच्छे से जानते हुए कि ये बंदा सिर्फ कमजोरों को इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर एक बड़ा शॉट है। जैसे बुली करीब आता है, आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, चेन पर तरस खाते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है वो फिर से पिटेगा। जब चंग उस तक पहुंचता है, वो फिर पूछता है कि चेन ने अभी क्या कहा था, पर चेन शांति से दोहराता है कि उसे अब से उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर चंग आपा खो देता है और तुरंत उस पर मुक्का मारता है। इस बार चेन अपनी मुट्ठी उठाकर आसानी से अटैक को ब्लॉक कर देता है, यहाँ तक कि बुली को पीछे धकेल देता है। आसपास के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जहां तक उन्हें पता है चेन तो अवेकन भी नहीं हुआ, फिर भी उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक को ऐसे रोक दिया जैसे कुछ हो ही ना। चंग और भी गुस्से में आ जाता है और फिर से झपटता है, जबकि चेन शांति से खुद को तैयार करता है और अपनी क्लास इलेक्ट्रिक असैसिन पर स्विच कर देता है। लॉन्ग वहीं स्तब्ध खड़ा रहता है, जबकि चंग अपना इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करता है और एक भारी अटैक के साथ आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो करीब भी आ पाए, चेन पहले ही दौड़कर एक लाइटनिंग चार्ज्ड मुक्के से उसे दूर फेंक देता है। आसपास के सब लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते जब तथाकथित कमजोर चेन स्कूल बुली को एक ही मुक्के से उड़ा देता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी चंग शांत नहीं होता और अपने चमचों पर चिल्लाता है कि वो आगे आकर उसका बदला लें। इस बीच उसके चमचे पहले ही चेन का किया हुआ देखकर हिल चुके हैं। चंग खुद को जबरदस्ती उठाता है और हमारे हीरो पर फिर से झपटता है, पर एक बार फिर बिना किसी चांस के पिट जाता है और दूर फेंक दिया जाता है। अपने तथाकथित बॉस को इस तरह कुचलते देख चमचे जल्दी समझ जाते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है और तुरंत भाग जाते हैं। बेचारा नर्ड जो ये सब देखता है पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, अपना मुंह बंद नहीं कर पाता जब वो ये एक्सेप्ट करने में जूझता है कि उसका रूममेट जो कल ही पिटा था अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। चेन दूसरी तरफ रियलाइज करता है
कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह वो जब चाहे अपनी असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता है, और लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स लो लेवल अवेकनर्स को हैंडल करने के लिए काफी हैं, जिसका मतलब उसकी करंट रैंक कम से कम डी होनी चाहिए। पर एक चीज अभी भी है जो उसने कंफर्म नहीं की। किसी को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया। ये सोचते हुए चेन लगभग बुली को पूरी तरह खत्म करने ही वाला होता है, जबकि आसपास सब लोग घबराहट में देखते रहते हैं। एक आखिरी पल में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू बीच में आकर चेन को रुकने को कहती है। वो उसे याद दिलाती है कि भले ही चेन की गलती थी, पर इतनी पिटाई काफी से ज्यादा है। वो उसे यकीन दिलाती है कि बुली अब उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसी वजह से हमारा हीरो आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। जैसे वो पीछे हटता है, चेन सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल चंग जैसे किसी को बचाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, जबकि वो तो बस एक्टिंग कर रहा था और सच में उसे मारना नहीं चाहता था। वो जानता है कि इन बुलीज जैसे लोगों को ठीक से सजा मिलनी चाहिए, वरना वो बार बार अपने से कमजोर किसी को भी टारगेट करते रहेंगे। फिर चेन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है, जबकि बुली के चमचे दूर से उसे देखते हैं, छिपकर आपस में बात करते हुए कि उन्हें चेन को छेड़ने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। उस रात जब लॉन्ग बाकी रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चेन एक बेहद स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग असैसिन में अवेकन हो गया है, तो उनमें से कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लॉन्ग बार बार समझाता रहता है कि उनके कभी कमजोर रहे फ्रेंड ने चंग को इतनी बुरी तरह कैसे पीटा, पर श्यांग जुओ, जो एक ई रैंक्ड न्यूक्लियस मेज है, इसे एक मजाक की तरह लेता है। जुओ सवाल करता है कि अगर चेन सच में इतना बड़ा शॉट बन गया है, तो वो अभी भी इस तरह ट्रेनिंग के लिए क्यों भाग रहा है। वो आर्ग्यू करता है कि अगर कोई रियल अवेकनर है तो उसे ऐसी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर गेमर रूममेट सांग यू कमेंट करता है कि जो वो सुन रहा है उससे लगता है लॉन्ग के सिर पर जोर की चोट लगी है। जू बोलता रहता है, कहते हुए कि वो चारों इस डॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे नीचे, सबसे कमजोर हैं, और चाहे वो कुछ भी कर लें, ये फैक्ट बदलने वाला नहीं। वो आगे दावा करता है कि वो खुद इन चारों में सबसे स्ट्रांग है, जबकि लॉन्ग और यू तो बस सपोर्ट चैंटर्स हैं। वो थोड़ा फ्लेक्स करता है खुद से, कहते हुए कि चेन का लाइटनिंग असैसिन बनना नामुमकिन है। वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और उम्मीद करता है कि शायद कल ग्रेजुएशन से पहले के फाइनल टेस्ट में वो रैंक अप भी कर जाए। इस बीच स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग तिंग एक ई रैंक्ड डेमन लेयर में लिंग यू के साथ एक ट्रेनिंग सेशन खत्म करके बाहर निकलता है। वो नोटिस करता है कि उसका छोटा भाई अभी भी वहीं खड़ा है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चंग शिकायत करता है कि जब तक उसे पीटने वाला बंदा आस पास है, वो चैन से सो भी नहीं सकता। किंग अपने भाई पर दबाव डालता रहता है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कि उसे उसका बदला लेना होगा। तिंग शांति से उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी पैदा की हुई गड़बड़ी को संभाल लेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर वाइस प्रेसिडेंट टिंग से पूछती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने की प्लानिंग कर रहा है, और टिंग उससे पूछता है कि क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई दावा कर रहा है। लिंग यू बताती है कि उसे पहले से पता है कि पूरे स्कूल में 10 से कम डी रैंक्ड स्टूडेंट्स हैं और उसने उन सबको पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर लिया है। वो आगे समझाती है कि बाकी लोगों के पास उसकी तरह डेमन लेयर्स तक एक्सेस भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई एवरेज बंदा उसके सामने टिक नहीं सकता। दूसरी तरफ चंग बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। वो एक टारगेट सेट करता है पूरे 20 किलोमीटर दौड़ने का, 100 किलो से भरा एक बैग उठाए जो उसके खुद के वजन का लगभग 2 गुना है। वो समझता है कि एक अवेकनर की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट बढ़ाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि हाई लेवल पावर्स को संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्गर बॉडी चाहिए। जैसे वो दौड़ता है, उसे याद आता है कि कैसे उसका इकलौता परिवार, उसकी बहन, मारी गई थी जब डीमन किंग राथ ह्यूमन वर्ल्ड में उतारा था। डीमन लॉर्ड ने एक पल में अनगिनत इंसानों का कत्ल कर दिया और उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मर गई। वो इस डीमन किंग को हराना अपना पहला गोल सेट करता है, क्योंकि वही पल पूरी तबाही की शुरुआत थी। चंग सोचता रहता है कि अगर डीमन लॉर्ड पहले से ही स्ट्रांग होता जा रहा है, भले ही उसके आने में अभी 3 साल बाकी हों, तो उसे जीतने का कोई चांस पाने के लिए उस ग्रोथ से आगे निकलना होगा। तभी उसकी बहन सियून उसे कॉल करती है। इतने टाइम बाद उसकी आवाज फिर से सुनकर वो एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी बहन बताती है कि वो पहले कॉल नहीं कर पाई क्योंकि वो एक कंपटीशन में बिजी थी, और वो जोड़ती है कि अगर वो प्राइज जीत ले तो उनकी रेंट की प्रॉब्लम हल हो सकती है। जब वो बोलती रहती है, चंग चुपचाप सुनता और मुस्कुराता है, उसे प्रोटेक्ट करने और इस बार उसे वो जिंदगी देने का मजबूत इरादा महसूस करते हुए जिसकी वो हकदार है।
कॉल खत्म होने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग पर लौटता है और यूनिवर्सिटी के चारों ओर 3 और लैब्स पूरे करता है। जब वो खत्म कर लेता है वो सीधे शॉवर की तरफ जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो धीरे धीरे इस जवान बॉडी का आदी हो रहा है जिसमें ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। वो बैठकर उन डेमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है जहां सिर्फ अमीर लोग ही पहुंच सकते हैं। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो जानता है कि उसे किसी तरह मॉन्स्टर्स को हराना होगा। जब वो इस प्रॉब्लम में अटका होता है तो आखिरकार वो सो जाता है और खुद को ग्लटनी सिस्टम में खिंचा हुआ पाता है। वो एक अजीब जगह पर पहुंचता है और सोचने लगता है कि कहीं ये कोई अजीब सा सपना तो नहीं। इस बीच बाहर लॉन्ग चंग को ढूंढने आता है और सोचता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। उस अजीब जगह के अंदर चंग अपने सामने एक विशाल टावर खड़ा देखता है, पर इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाए ई रैंक्ड क्लाउड वॉरियर्स का एक ग्रुप द डेथ हाउंड्स उसका स्वागत करने जैसे प्रकट हो जाते हैं। चंग तुरंत परेशान हो जाता है कि कहीं वो किसी डेमन लेयर में तो नहीं घुस गया और जल्दी से अपनी क्लास स्विच कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि पहले मॉन्स्टर्स को निपटाएगा और बाकी सब बाद में समझेगा, क्योंकि वो कहीं से अचानक आ गए हैं। लड़का आसानी से उन हाउंड्स को मार गिराता है जो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं, और उनसे आइटम्स इकट्ठा करता है। वो जल्दी से लेवल 2 तक पहुंच जाता है और मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि शायद वो लकी रहा और किसी डेमन लेयर में आ गिरा। तभी एक बॉस मॉन्स्टर प्रकट होता है और चंग उसे भी उतनी ही आसानी से हरा देता है, उसे कुछ ही नहीं की तरह काटते हुए, जिससे वो फिर से लेवल अप कर जाता है। बॉस से मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स पहले हराए गए उसी लेवल के नॉर्मल मॉब्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। उसके ठीक बाद बॉस मॉन्स्टर की बॉडी डिवॉरेबल के तौर पर मार्क हो जाती है, जिससे चेंग सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। उसे पहले सिस्टम पैनल में देखी हुई ग्लटनी पावर याद आती है और वो इसे टेस्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। डिवावरिंग तुरंत कंप्लीट हो जाती है और मॉन्स्टर एक कार्ड में अब्सॉर्ब हो जाता है। चेंग स्तब्ध रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो हराए हुए मॉन्स्टर्स को यूज करने लायक क्लासेस में बदल सकता है। वो जल्दी समझ जाता है कि ये वही तरह की एबिलिटी है जो डेमन लॉर्ड लेन यू के पास थी, और ये ख्याल कि अब उसके पास एक डेमन लॉर्ड जैसी पावर है उसे हिला देता है। नेचुरली इस दुनिया में हर कोई सिर्फ एक क्लास के साथ पैदा होता है, कुछ को छोड़कर जिनके पास 2 हो सकती हैं, पर अब चंग जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वो सोचता है कि उसने ऐसी इंसेन पावर पाने के लिए क्या किया, और उसके सामने खड़ा ये डेमोनिक टावर है असल में क्या। जैसे ही ये सारे सवाल उसके दिमाग में जमा होते हैं, उसे एक स्ट्रॉन्ग एहसास होता है और एक डेमन प्रकट होता है जिसके हाथों में 2 एस रैंक्ड ब्लेड्स हैं। डेमन साफ तौर पर एस रैंक है, जिसका मतलब चंग के पास उसे हराने का कोई रियल चांस नहीं है। चंग जानता है कि वो बुरी तरह कमजोर पड़ रहा है, फिर भी अपनी जान बचाने के एक गैम्बल के तौर पर वो एक लाइटनिंग सोर्ड समन करके लड़ता है। एक और अजीब बात यह है कि किसी वजह से उसके सामने खड़ा डेमन उसका नाम तक जानता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, डेमन चंग से वार पलटवार करता है, हालांकि साफ है कि वो बस उसके साथ खेल रहा है। डेमन जानबूझकर वाइटल पॉइंट्स पर हिट करने से बचता है और उसे बार बार गिराता रहता है। चंग को उसकी लिमिट तक धकेलने के बाद डेमन आखिरकार बोलता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसके साथ रुककर डेमोनिक टावर की रखवाली करे। जब चंग फिर भी मना कर देता है, डेमन बेरहमी से उसके हाथ पर वार करता है। वो उसे खत्म करने की धमकी देता है और बताता है कि उसने अब तक इसलिए नरमी बरती क्योंकि चंग अकेला है जो इस जगह तक पहुंच सकता है। डेमन उससे फिर से सोचने को कहता है। चंग उम्मीद नहीं खोता और फिर से मना कर देता है, चाहे वो खुद कितने ही खतरे में क्यों न हो। वो चिल्लाता है जैसे वो खुद को चार्ज करता है इसे खत्म करने के इरादे से, और फिर से अटैक करता है। इस पूरे टाइम वो डेमन की मूवमेंट स्टडी कर रहा था और हर स्विंग से पहले की 0.4 सेकंड की वाइंड अप के बारे में सीख चुका है। वो जानता है कि वो उस छोटे टाइम विंडो का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर की कलाई के एंगल को ध्यान से देख सकता है और ठीक टाइम पर अटैक को डॉज कर सकता है। इसके अलावा उसने एक 0.2 सेकंड का रिकवरी लैग खोज लिया है जो उसे एक छोटा पर क्रिटिकल मौका दे सकता है जब डेमन डिफेंसलेस हो, और वो उस सटीक पल को उसके दिल को निशाना बनाने के लिए यूज करने का प्लान करता है। भले ही वो ये रिस्की मैनूवर करने में कामयाब हो जाए, वो पूरी तरह समझता है कि उसके जैसा एक डी रैंक एक एस रैंक को पूरी तरह नहीं हरा सकता। इसलिए उसका मेन गोल डेमन को बस इतनी देर पैरालाइज करना है कि भागने का मौका बन जाए। वो ठीक वही करता है और फिर वो इकलौते लाइट सोर्स की तरफ भागता है जो उसे दिख रहा है, इस उम्मीद में कि शायद ये इस जगह से बाहर निकलने का असली एग्जिट हो। पर जैसे ही वो सोर्स तक पहुंचता है, वो अचानक गायब हो जाता है और डेमन उसे बताता है कि वो तो बस एक इल्यूजन था और जिस एग्जिट के बारे में वो सोच रहा था
वो इस जगह कहीं भी मौजूद नहीं है। डेमन आगे समझाता है कि ये पैलेस असल में कोई डेमन लेयर है ही नहीं। फिर भी वो इस बात की तारीफ करता है कि लड़के ने कितनी जल्दी उसके अटैक्स में खामियां पहचान ली। डेमन आखिरकार पुर्गेटोरी राक्षसा के तौर पर सामने आता है और चेन से कहता है कि वो सच में वही है जो उम्मीद ला सकता है। जैसे चेन ध्यान से डेमन की बॉडी स्टडी करता है, उसे चौंक कर एहसास होता है कि उसने ठीक यही रूप पहले देखा है डेमन लॉर्ड लान्यू पर। हमारे हीरो की यादें उस लड़ाई में जाती हैं जहां आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ था। रिग्रेशन से पहले उसने जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका दुश्मन कोई आम डेमन नहीं था। उनकी भिड़ंत के दौरान वो जीव पहले एक ड्रैगन में बदला, फिर बार बार अपनी क्लास दूसरे भयानक हाई टियर मॉन्स्टर्स में स्विच करता रहा। उसने झुलसा देने वाला मैग्मा, जहरीली बेलें और उसकी अपनी से भी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग चलाई। उन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस में से हालांकि जिसने सच में उसका ध्यान खींचा वो वही रूप था जो अभी उसके सामने खड़े डेमन जैसा बिल्कुल दिखता था। एक डरा देने वाला एहसास उसे झकझोर देता है। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन डीमन किंग लान्यू की एबिलिटी का हिस्सा रहा होगा। चूंकि वो पावर अब उसके अंदर है, अभी वो जो डेमन देख रहा है वो बस उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हुई पावर ऑफ ग्लटनी है। उसका तेज डिडक्शन सच में डेमन को इम्प्रेस कर देता है। वो शांति से कहता है कि वो सच में इस पूरे डिमेंशन में मौजूद पावर का वारिस बनने के लायक है। चेन माथे पर बल डालता है, कंफ्यूज की डायमेंशन में सब कुछ से इसका क्या मतलब है। अचानक डेमन के हाथ में एक गोल्डन वॉइड की मटेरियलाइज हो जाती है। ये किसी के भी उसके पीछे खड़े विशाल टावर में आने जाने का इकलौता रास्ता है। डेमन समझाता है कि डीमन किंग लान्यू ने अनगिनत पावरफुल मॉन्स्टर्स को डिवावर किया था। उनमें से सबसे न झुकने वाले को सील करने वाले उस टावर की रखवाली करना उसका पवित्र फर्ज था। फिर भी अब वो वही की उसे सौंपने का फैसला करता है। राक्षसा चाहता है कि वो उन डेमन्स को डिवावर करे, स्ट्रॉन्गर बने और उसकी जगह वो मिशन पूरा करे। हैरान होकर चेन पूछता है कि एक डेमन भला किसी इंसान की मदद क्यों करेगा। जवाब में वो जीव बताता है कि डेमन रियल में भी सही जीव होते हैं और घटिया भी। ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने उसके पूरे क्लैन का कत्ल कर दिया था सिर्फ मनोरंजन के लिए, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए किया गया एक घिनौना नरसंहार। उस दिन से वो उस बुरे कमीने से बदला लेने का मौका इंतजार कर रहा है। अब उसे यकीन है कि उसे वो मिल गया है जो उस विश को पूरा कर सकता है। वो हमारे लड़के से कहता है कि कोई सही था उसके बारे में, कि वो उनके बदले की सबसे बड़ी उम्मीद है। चेन तुरंत पूछता है कि वो इंसान कौन है। डेमन सिर्फ इतना जवाब देता है कि सारे जवाब टावर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, किसी प्राचीन आशी की तरह रहस्यमय अंदाज में बोलते हुए। अपने आखिरी शब्दों के साथ वो अपनी सारी बची हुई एनर्जी उसे ऑफर कर देता है। बदले में डेमन उसे बताता है कि उसे इस ग्रह पर चलने वाला सबसे स्ट्रांग इंसान बनना होगा। टावर के अंदर छिपे हर एक खूंखार जीव को डिवावर करना कोई आसान काम नहीं होगा। उसके खिलाफ उन धूर्त जीवों में से हर एक अब भी पार पाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। डेमन अपनी आखिरी चेतावनी देता है, ऐलान करते हुए कि सिर्फ वही जिसमें स्ट्रॉन्गर बनने की न रुकने वाली भूख हो, पर्गेटोरी राक्षसा की पावर का हकदार है। यही वो मोटिवेशन है जो हर एक डेमन किंग का कत्ल करने के लिए चाहिए। इसके साथ उसकी बॉडी एनर्जी के एक धधकते गोले में सिमट जाती है चैन के कंज्यूम करने के लिए। वो तुरंत 8 लेवल ऊपर चढ़ जाता है और राक्षसा की 2 तलवारें हासिल कर लेता है। बिना झिझके वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, उस फॉलन स्टार वॉरियर की आखिरी विश पूरी करने की कसम खाते हुए जैसा वादा किया था। स्टेट बूस्ट्स के अलावा वो मरे हुए इंसानों और डेमन्स दोनों से पावर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी अनलॉक करता है, साथ में ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी। सुबह तक वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, डॉर्म के अंदर किसी भी आम दिन की तरह जागते हुए। जब रूम में एक तेज आवाज गूंजती है तो वो अचानक उठकर बैठ जाता है। उसके रूममेट्स पहले से तैयार हो रहे हैं और उसे भी हिलने को कहते हैं अगर वो टाइम पर स्कूल पहुंचने का प्लान कर रहा है। जब वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह सही सलामत है तो वो सोचता है कि कहीं उसने जो कुछ अनुभव किया वो बस कोई अजीब सपना तो नहीं था। पर उसके अपडेटेड स्टैट्स कंफर्म कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जो कुछ देखा वो सब कैरी ओवर हो गया। रातों रात लेवल 2 से लेवल 10 तक छलांग लगाने के बाद वो सोचे बिना नहीं रह पाता कि अब उसकी रैंक क्या है। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो ये याद दिलाता है कि कैसे कोई बंदा उस रात बेशर्मी से उसकी तारीफ कर रहा था, बताते हुए कि वो कितना कूल और बेहद पावरफुल बन गया है। मालोंग चुपके से रूम के दूसरे छोर से झांकता है, ऐसे जता रहा है जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं। खैर, उसका रूममेट उसे चैलेंज देता है कि वो रैंकिंग असेसमेंट के दौरान साबित करके दिखाए। यही तय करेगा कि कौन इतना स्ट्रांग है कि डॉर्म किंग का टाइटल बनाए रख सके। स्कूल जाते हुए खुद को डॉर्म किंग कहने वाला बंदा
गर्व से अपनी तथाकथित प्रजा को सिखाता है कि हर रैंक 3 अलग टीयर्स में बंटी होती है। तो भले ही वो सब टेक्निकली ई रैंक के मामूली लोग हैं, कम से कम वो बाकी सबसे नीचे वाले टीयर ई लूजर्स से ऊपर एक प्राउड मिड ई रैंकर के तौर पर है। वो अकड़ता हुआ घूमता है, खुद को सुपीरियर दिखाते हुए, क्योंकि हर टीयर के बीच का गैप कथित तौर पर बहुत बड़ा होता है, जोश और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस में। ये जोकर दावा करता है कि वो इतना हास्यास्पद रूप से स्ट्रांग फील कर रहा है कि उनके पिछले असेसमेंट के बाद से जरूर एक टीयर आगे बढ़ गया होगा। बुरी तरह झुंझलाकर मालोंग हमारे लड़के से कहता है कि वो टाइम पास बंद करे और पूरी ताकत लगाए और कम से कम आज एक डी रैंक तो हासिल कर ले। इस तरह डॉर्म किंग शायद आखिरकार अपना न रुकने वाला मुंह एक बार बंद कर ले। जल्दी ही लड़के स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग रैंकिंग सेरेमोनी के लिए घबराहट में इकट्ठा हैं। बुलीज ऐसे चहलकदमी करते अंदर आते हैं जैसे पूरा कैंपस उनका हो। जो भी उन्हें गलत नजर से देखने की हिम्मत करे, उसकी बेइज्जती करते हुए। डॉर्म किंग की घमंडी मुस्कान भी उसके पिता की तरह गायब हो जाती है जैसे ही वो उन्हें देखता है। उसी की तरह बुलीज भी लगभग अपनी हिम्मत खो देते हैं। कहीं से अचानक वो बिना झिझके बिग ब्रदर चेन को इज्जत से झुककर सलाम करने लगते हैं। उसके रूममेट्स धीरे धीरे समझने लगते हैं कि शायद मालोंग ने जो कुछ कहा वो आखिरकार पूरी बकवास नहीं थी। हमारा लड़का इन जोकरों को इग्नोर करके बस अपने काम से मतलब रखता है। तभी एक नया चैलेंजर उसके सामने आकर खड़ा होने का फैसला करता है। वो बंदा जो स्कूल पुलिस की तरह बर्ताव करता है, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जियान, उसे एक बहुत पोलाइट चेतावनी देता है। दरअसल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने उसे खुद भेजा है उस बेवकूफ को सबक सिखाने जिसने उसके प्यारे छोटे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की। चेन के सारे फ्रेंड्स तुरंत बिखर कर छिप जाते हैं। वो जियान से डरते हैं, वो एनफोर्सर जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सारा गंदा काम करता है। उसके रूममेट्स समझ नहीं पाते कि ये डी रैंक मॉन्स्टर अचानक हमारे लड़के को इस तरह क्यों टारगेट कर रहा है। वो सीधे चेन के पर्सनल स्पेस में घुस आता है। प्रेसिडेंट का वफादार पिल्ला डींग मारता है कि उसकी तेज सूंघने की समझ उसे ठीक ठीक बता देती है कि कोई कितना स्ट्रांग है। अभी जो वो उससे सूंघ पा रहा है वो बस एक दयनीय कमजोर लूजर है। इस इंसल्ट से मजे लेते हुए हमारा लड़का बिना झिझके उसे पलट कर रगड़ देता है। जेम पूरी तरह आपा खो देता है जैसे ही उसे कुत्ता कहा जाता है। इससे पहले कि सच में लड़ाई छिड़े, उस बड़े हुए पिल्ले का मालिक उसे रुकने का हुक्म देता है, इससे पहले कि वो पब्लिक में तमाशा बनाए। कुछ खोजबीन करने के बाद उसे पता चला कि उसके छोटे भाई ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। पिटना तो बस अपने से साफ बड़े किसी पर हाथ उठाने का अंजाम था। ये कहने के बाद प्रेसिडेंट उसे खंजरों से भी तेज नजरों से घूरता है, पर हमारा हीरो जरा भी नहीं डरता। उस पल एक प्रोफेसर ऐलान करता है कि रैंक असेसमेंट सेरेमोनी ऑफिशियली शुरू हो रही है और सभी मौजूद स्टूडेंट्स से कहता है कि जब उनका नाम पुकारा जाए तो आगे आए। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने कुत्ते से कहता है कि वो जा रहे हैं। उसे लगता है कि ये एक बार की घटना थी और उनकी धमकी के बाद चैन अब कोई और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। ऊपर से देखते हुए एक आदमी जिज्ञासा से वाइस प्रेसिडेंट से पूछता है कि वो आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों देख रही है। वो सोचता है कि कहीं किसी रूकी ने उसका इंटरेस्ट तो नहीं खींच लिया। लेडी हल्के से मुस्कुराती है, कहते हुए कि ये साल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जल्दी ही शांगजो का नाम पुकारा जाता है। डॉर्म किंग थोड़ा नर्वस फील करता है जैसे वो दरवाजे से अंदर जाता है। दूसरी तरफ माहौल पूरी तरह बदल जाता है। देखो, ये असेसमेंट एक एक करके एक स्पेशल डेमन लेयर के अंदर किया जाता है। अंदर तारों से जुड़ा एक डेमन हार्ट एक अवेकनर की रैंक और पोटेंशियल को उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके मेजर करता है। जब अवेकनर अपनी सबसे स्ट्रांग पावर अनलीश करता है, सिग्नल वापस अर्थ पर ट्रांसफर हो जाता है, जहां उनका असेसमेंट रिजल्ट दिखाया जाता है। डॉर्म किंग की रैंक पिछली बार जैसी ही निकलती है, पर प्रोफेसर कंफ्यूज दिखता है जब उसका पोटेंशियल आने में उम्मीद से ज्यादा टाइम लगता है। मालोंग बदलते हुए नंबर को घूर घूर कर देखता है। काफी सस्पेंस के बाद शांगजो का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी के तौर पर सामने आता है। किंग निराश होकर बाहर निकलता है, ये एहसास करते हुए कि जो प्रोग्रेस उसने सोची थी वो सब बस उसके दिमाग में ही थी। उसके रूममेट्स उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, कहते हुए कि वो सब वैसे भी एक ही नाव में हैं, ई रैंक पर अटके ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक पहुंचने के पोटेंशियल के साथ। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का पिल्ला गर्व से बाहर निकलता है। वो अभी भी लोअर डी रैंक है, पर उसके पास ए तक पहुंचने का पोटेंशियल है। चेन के रूममेट्स सारी उम्मीद खोने लगते हैं, क्योंकि वो लगभग 10 स्टूडेंट्स को पहले ही डी रैंक तक पहुंचते देख चुके हैं। यहां तक कि प्रोफेसर भी हैरान है कि इतने सारे स्टूडेंट्स पहले ही ग्रेड डी तक पहुंच चुके हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं पा सकते, ई रैंक से बाहर निकलना दुर्लभ है। एक्साइटेड होकर वो अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं। प्रेसिडेंट, जो सबकी उम्मीदें अपने कंधों पर उठाए हैं। सबकी नजरें गोंगटिंग की तरफ मुड़ जाती हैं। वो स्टूडेंट जो पहले से ही एक गिल्ड मास्टर है,
जैसे वो स्टेज पर चढ़ता है। हमारा लड़का हालांकि शांत रहता है और सब्र से रिजल्ट का इंतजार करता है। एकेडमी में हर कोई जानता है कि गोंगटिंग 2 साल पहले सिर्फ लोअर डी रैंक था। एकेडमी में सबसे ऊंचे ग्रेड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिडिल डी रैंक था। तो लोग सोचते हैं कि क्या प्रेसिडेंट आखिरकार ये बार ऊंचा कर देगा। डेमन लेयर के अंदर डेमन हार्ट की आंखें उसकी मौजूदगी में धीरे धीरे खुलती हैं। प्रेसिडेंट अपना सब कुछ अनलीश नहीं कर सकता। हालांकि उसके अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी में धमाकेदार अंदाज में छाने की एक जलती हुई चाहत है, अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में नंबर 1 के तौर पर दर्ज करने की। जब प्रोफेसर उसका पोटेंशियल ग्रेड सुनहरा चमकता देखते हैं तो वो अविश्वास में पलकें झपकाते हैं। उनका शक सही साबित होता है जब गोंगटिंग का हाई डी रैंक उन्हें पूरी तरह उड़ा देता है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री में पहले पोटेंशियल एस रैंक को देखकर भीड़ में जोश फूट पड़ता है। प्रेसिडेंट के चमचे लगातार अपने बॉस की चापलूसी करते हैं। यहाँ तक कि चेन के रूममेट्स भी जलन से जलते हैं जब वो अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड को बनते देखते हैं। प्रोफेसर आपस में चुपचाप बात करते हैं कि ये खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जानी चाहिए। उन्हें अपने कीमती एस रैंक कैंडिडेट का बहुत ध्यान से ख्याल रखना होगा, ये पक्का करते हुए कि वो देश न छोड़े। इसके ऊपर वो एकेडमी में गिल्ड से जुड़ा सबसे जवान स्टूडेंट है। उनके स्कूल का नाम तो प्रैक्टिकली पक्के तौर पर हेडलाइंस पर छाने वाला है। ऊपर से देखते हुए प्रिंसिपल युएन लॉन्ग को एहसास होता है कि वाइस प्रीस लिंग यू को उसके पोटेंशियल के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो खुद सेरेमनी देखने आई। हालांकि वो थोड़ा मसाला डालते हुए कहती है कि वो आज सिर्फ उसी को देखने नहीं आई थी। इस दिखावटी प्रेसिडेंट के अलावा एक और स्टूडेंट है जो उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प लगता है। एक मौके पर वही स्टूडेंट अगला है जिसे स्टेज पर बुलाया जाता है, जिनके दिमाग में एक तेज आइडिया आता है और वो उस रहस्यमय अर्बन लेजेंड को छेड़ने का फैसला करता है, उसे उकसाते हुए कि वो अपने रूममेट्स की तरह एक और ई रैंक कचरा साबित न हो। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो हंसी के पात्र बन जाएंगे और ऐसे प्रतिष्ठित इवेंट में उनका सिर्फ दिखना भी उनके लिए एक बेइज्जती ही होगी। लॉन्ग अपने फ्रेंड का साथ देता है और बेधड़क दावा करता है कि वो सबके होश उड़ा देगा। भीड़ पूरी उम्मीद से देखती है जब चैन आखिरकार डेमन लेयर में जाता है। डेमन हार्ट तुरंत तेज प्रेशर भांप लेता है जैसे चैन पास आता है और हमारा हीरो याद करता है कि एक अवेकनर के लिए सॉलिड फ्यूचर पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी हाई रैंकिंग गिल्ड में शामिल होना। वो जानता है कि उस गोल तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जहां कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के मेंबर्स चुनकर 10 लोगों की एक स्क्वाड बनानी होती है। जो स्क्वाड पहले नंबर पर आती है उसे देश के टॉप टियर इंपीरियल गिल्ड में सीधे रिक्रूटमेंट मिलती है। तो इस टेस्ट का मकसद देखने वाले हर किसी के लिए बहुत साफ है। जिन रिक्रूटमेंट शुरू करता है और अपने बॉस से एक और लो टियर डी रैंक को मिलवाता है, जबकि वो गर्व से दावा करता है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह कंप्लीट है। वो समझाता है कि उनके पास पहले से सारे डी रैंक्स हैं प्रेसिडेंट के भाई के साथ, तो उनके पहले नंबर से हारने का कोई चांस ही नहीं है। चेन समझता है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स आखिरकार इकट्ठा होकर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाएंगे, जबकि सबसे कमजोर भी उसी तरह आपस में ग्रुप बना लेंगे, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक बेरहम माहौल बनाता है, जहां कमजोर कड़ियों को बिना झिझके बाहर निकालकर खत्म कर दिया जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद लॉन्ग परेशान होने लगता है कि स्क्रीन पर कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा, और भीड़ जल्दी ये मान लेती है कि चेन जरूर इतना कमजोर है कि सिस्टम उसकी मौजूदगी को ठीक से रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा। फिर चेन टिंग को यकीन दिलाता है कि बाकी स्टूडेंट्स कचरे के सिवा कुछ नहीं, तो उन्हें यहां और टाइम बर्बाद किए बिना बस निकल जाना चाहिए। पर ठीक जैसे वो निकलने की तैयारी करते हैं, स्क्रीन अचानक झिलमिलाती है और एक हाई डी रैंक लेबल दिखाती है जो पूरी भीड़ को अफरा तफरी में डाल देती है, जबकि उनके चेहरों पर शॉक फैल जाता है। प्रेसिडेंट के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल भी इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पर अविश्वास में रिएक्ट करती है। फिर भी सिस्टम जल्दी ही रिजल्ट्स में एक अजीब डिविएशन डिटेक्ट करता है। दरअसल चेन सिस्टम का इस्तेमाल करके कैलिब्रेट करता है कि उसके लेवल 10 बेस स्टैट्स उसके बिना बदले फिजिकल रूप में इवैल्यूएशन के दौरान असल में क्या बनते हैं। डी रैंक देखने के बाद वो अपनी क्लास इन्फर्नल डेथ किंग पर स्विच करता है, जो उसकी अब तक की सबसे कमजोर डिवावर्ड क्लास है। रैंक तुरंत हाई डी से मिड सी में शिफ्ट हो जाती है, जो भीड़ को पूरी तरह उड़ा देती है, जबकि काउंसिल को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मशीन अभी भी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। यहां तक कि साइंटिस्ट्स भी सिचुएशन पर सवाल उठाने लगते हैं जब वो सोचते हैं कि रिजल्ट्स बार बार क्यों बदल रहे हैं, और जल्दी ही उन्हें शक होने लगता है कि शायद मशीन सच में नाकाबिले मरम्मत खराब हो चुकी है। ठीक उसी पल डेमन हार्ट में एक इंस्टेबिलिटी दिखती है
और रिजल्ट्स फिर से एक अजीब तरीके से डिविएट हो जाते हैं। चेन ये नोटिस करता है और एक स्ट्रॉन्गर क्लास पर स्विच करने का फैसला करता है, तो वो परगेटरी रक्षासा बन जाता है। डेमन हार्ट परेशान हो जाता है, जबकि डेमन लेयर के बाहर एक हिंसक तूफान उठता है और जियन कंफ्यूजन में चिल्लाता है, इसे एक दैवीय शगुन की तरह बताते हुए, जो इशारा करता है कि हिस्ट्री खुद को दोबारा लिख रही है, क्योंकि उनके डॉर्म ने एक दैवीय मॉन्स्टर पैदा किया है। ठीक अगले ही पल पोटेंशियल झिलमिलाकर एस रैंक दिखाता है, जो साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टेंग दोनों को उनके सामने हुई इस घटना पर पूरी तरह स्तब्ध कर देता है। हालांकि सिस्टम अचानक एक वार्निंग दिखाता है कि यूजर का पोटेंशियल उसके मैक्सिमम लोड से आगे निकल गया है और मौजूदा लिमिट्स में अनडिटेक्टेबल है। जेन का दिमाग लगभग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह बंद हो जाता है जब उसकी आत्मा शुद्ध शॉक से लगभग उसकी बॉडी छोड़ देती है। जैसे सिस्टम ओवरवेलमिंग प्रेशर में टूटने लगता है, साइंटिस्ट्स घबराहट में आगे भागते हैं, ये पक्का करने के लिए कि किसी भी कीमत पर स्टूडेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। पर जब वो आखिरकार पहुंचते हैं, वो अविश्वास में जम जाते हैं जब वो वहां एक सिकुड़ा हुआ किशमिश पाते हैं जहां कभी डेमन हार्ट हुआ करता था, क्योंकि वो हद से ज्यादा यूज से पूरी तरह जल चुका है। साफ हो जाता है कि जेन ने शायद उसे थोड़ा ज्यादा ही डरा दिया, फिर भी वो आखिरकार उसे डिवावर कर लेता है और किसी का भी रैंक देखने की एबिलिटी पा लेता है, साथ ही आसपास के संभावित खतरों के बारे में वार्निंग्स भी। वो डेमन लेयर से बाहर निकलता है और सुखद हैरानी महसूस करता है जब हर इंसान की रैंक उसके सामने दिखने लगती है। पर फिर वो जल्दी नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपना असली पोटेंशियल छिपाया हुआ है और वो ज्यादा से ज्यादा एक मामूली सी रैंक के सिवा कुछ नहीं निकलता। साइंटिस्ट्स अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं और सबको बताते हैं कि डेमन हार्ट को हद से ज्यादा खिंचाव की वजह से हार्ट अटैक आ गया है, तो उन्हें अभी के लिए आगे की टेस्टिंग रोकनी होगी। वो चेन के स्टैट्स को एक संभावित एरर बताते हैं और ऐलान करते हैं कि एक पूरी रिपोर्ट ऊंचे अधिकारियों के पास रिव्यू के लिए जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स को अगले दिन अपने असेसमेंट के लिए लौटने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्योंकि तब तक बिना किसी दिक्कत के टेस्टिंग के लिए एक नई डिवाइस अरेंज कर दी जाएगी। वापसी पर चेन के रूममेट्स उसे हाइप करने लगते हैं और उसके सबके सामने किए कमाल के बाद उसे एक एकदम गिगा चैट की तरह ट्रीट करते हैं। जेन साफ तौर पर अपनी जलन संभाल नहीं पाता और चेन को धोखेबाज कहता है, जबकि वो मशीन तोड़ने और काउंसिल का टाइम बर्बाद करने का मुआवजा मांगता है, एक चिढ़े हुए लूजर की तरह। जैसे ही चेन का सब्र खत्म होता है और वो उस बंदे को वहीं फ्राई करने की तैयारी करता है, टिंग बीच में आकर तुरंत जेन को डांट देता है। प्रेसिडेंट उसे चेतावनी देता है कि वो उनके टीममेट का अपमान न करे, जो जेन को वहीं शॉक कर देता है। और फिर टिंग अपना हाथ बढ़ाता है जैसे वो इस नए सामने आए पावर हाउस को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता है। इस दौरान वो कॉन्फिडेंस से वादा करता है कि साथ मिलकर वो बिना किसी शक के हिस्ट्री का सबसे ऊंचा स्कोर हासिल करेंगे। जेन बैकग्राउंड में पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि चेन के लिए जगह बनाने के लिए किसी को टीम से निकालना पड़ेगा और ये सिचुएशन जरूर भाइयों के साथ झगड़ा खड़ा करेगी। उसके मुताबिक टिंग की टीम में शामिल होना बिना किसी शक के लगभग पहला नंबर पक्का कर देता है। तो वो सवाल करने लगता है कि चेन में ऐसा क्या खास है जब दूसरे लोग अपनी सारी कोशिशों के बावजूद रिश्वत देकर भी इस लाइनअप में नहीं घुस पाए। वो खुद को अपना गर्व निगलने पर मजबूर करता है और बेमन से चेन का टीम में स्वागत करता है, जैसे वो साफ झिझक के साथ हीरो के कंधे पर हाथ रखता है। चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और साफ साफ कहता है कि उसे उनके साथ शामिल होने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिन पूछता है, जेन का पसीना छूट रहा है, जबकि टिंग बस पूरे इस सीन को बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप देखता रहता है। जिन चेन पर भड़कता है और दावा करता है कि उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही बिना किसी कंपटीशन के पूरे स्कूल में नंबर 1 है। चेन पीठ मोड़कर चला जाता है और कहता है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं, और वो उनके पूरे ग्रुप को इतना शोरगुल वाला बताता है कि एक पल के लिए भी झेलना मुश्किल है। वो उनसे कहता है कि अब उसे दोबारा परेशान न करें, और उस बेइज्जती भरी ठुकराहट के ठीक बाद जेन गुस्से और शुद्ध नफरत से उबलने लगता है। पूरा स्कूल जल्दी ही चेन की मनाही के बारे में गॉसिप करने लगता है और ज्यादातर मान लेते हैं कि उस मिड टीयर सी रैंक के खुलासे के बाद वो पहला नंबर अकेले अपने लिए लेने का प्लान कर रहा है। पूरे स्कूल को अब एक परफेक्ट शो मिल जाता है मजे लेने के लिए जब रियल टाइम में ड्रामा शुरू होता है। इस बीच चेन के रूममेट्स उस बेरहम पब्लिक रिजेक्शन के बाद जियान और टिंग के चेहरों पर फैली पूरी बेइज्जती को देखकर भरपूर मजे लेते हैं। प्रेसिडेंट शांति से जेन से कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान हैं तो परेशान न हो, जबकि वो खुद अपना संयम बनाए रखता है। उसी वक्त प्रिंसिपल, जो पूरे इस तमाशे को देख रहा था,
निराशा की एक गहरी आह भरता है, क्योंकि लड़कों ने टीम बनाने से मना कर दिया, जैसा उसने शुरू में उम्मीद की थी। वो चाहता था कि वो साथ मिलकर काम करें और एक नया स्कूल रिकॉर्ड तोड़ें। पर लिंग जोर देती है कि इस तरह सिचुएशन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। वो समझाती है कि टिंग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर बड़ा हुआ है, तो इस तरह की मनाही उसके दिमाग में बिना किसी शक के सीधे जंग के ऐलान के तौर पर दर्ज होगी। वो प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट किसी भी हाल में आसानी से डील करने वाला बंदा नहीं है, खासकर जब उसके घमंड को इस तरह चोट लगे। जिन शिकायत करता रहता है और दावा करता है कि चेन का ईगो सिर्फ एक टेस्ट एरर की वजह से बढ़ा हुआ है जिसने सी रैंक दिखाया, पर टिंग इशारा करता है कि शायद वो रिजल्ट गलत हो ही नहीं। वो मानता है कि भले ही चांसेस लगभग न के बराबर लगें, फिर भी वो किसी भी शर्त पर किसी को अपना पहला नंबर छीनने नहीं दे सकता। फिर जान याद करता है कि चेन शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं, जबकि काउंसिल मेंबर्स तो एलिटिस्ट्स हैं जो अपने मौजूदा लेवल तक पहुंचने के लिए लंबे टाइम से चुपके से एक डेमन लेयर के अंदर ट्रेन करते रहे हैं। वो सुझाव देता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी गुस्ताखी का सबक सिखाना चाहिए, पर टिंग उसकी इस सोच को बीच में काट देता है और पूछता है कि क्या उनका प्रेसिडेंट सच में इतना अच्छा लगता है कि ऐसा करे। जेन तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है, जबकि टिंग उनका कैरोके प्लान कैंसिल कर देता है और जियन से कहता है कि वो आगे की किसी गाइडेंस के बिना सब कुछ खुद हैंडल करे। वो ठंडे लहजे में जोड़ता है कि जियन जो भी करने का फैसला करे उसका उससे कोई लेना देना नहीं, और जियान बिना किसी आगे की एक्सप्लेनेशन के तुरंत मैसेज समझ जाता है। करीब 10 मिनट बाद एक इन्फॉर्मेंट जेन के पास आता है और बताता है कि चेन पहले ही स्कूल छोड़ चुका है, ये कहने के बाद कि उसे कुछ देर के लिए घर जाना है। वो ये भी बताता है कि चेन बिना कुछ खाए ही निकल गया, जिससे सिचुएशन और भी आसान हो जाती है। जियन इसे दैवीय हस्तक्षेप मानता है और उसे ऐसी अनजान जगह पर बेरहमी से निपटाने के मौके पर एक्साइटेड फील करने लगता है जहां कोई दखल न दे सके। जैसे चेन सड़क पार करता है, उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में एक टॉप गिल्ड ने एक बार एक आपदा झेली थी जब उन्होंने सेंट ही कंट्री के इलाके में एक डेमन लेयर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस लेयर के अंदर उनका सामना एक पहले कभी न देखे मॉन्स्टर से हुआ जिसे रात कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी टॉप टीम बिना किसी विरोध के तुरंत खत्म हो गई। फिर वो मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में भाग निकला और हर जगह भारी तबाही मचाई, और भले ही वो याद अधूरी है, चेन दृढ़ रहता है और इस जिंदगी में उसी डेमन लेयर को ढूंढने का प्लान बनाता है। इस प्लान को शुरू करने के लिए चेन को बड़ी मात्रा में पैसों की जरूरत है, तो वो बिना किसी झिझक के मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज सेंटर की तरफ जाता है। उसे याद आता है कि मिथ्रिल गिल्ड के तहत आने वाला ये एक्सचेंज सेंटर आगे फ्यूचर टाइमलाइन में पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल ट्रेडिंग हब बन जाता है। इस दुनिया में एक अवेकनर की स्ट्रेंथ उसके पास मौजूद इक्विपमेंट और वेपन्स की क्वालिटी के आधार पर आंकी जाती है, और एक्सचेंज ऐसे आइटम्स खरीदने बेचने के लिए एक अहम कड़ी का काम करता है। हालांकि चेन के लिए ये जगह बस अपने बड़े गोल्स की तरफ बढ़ने से पहले अभी के लिए कुछ पैसे कमाने का एक तेज और आसान तरीका है, तो वो सीधे अंदर जाता है और ब्रोकर के सामने कुछ नुकीले दांत रखता है जो उन्हें तेज नजर और साफ शक के साथ जांचता है। वो पूछता है कि उसके जैसा एक स्टूडेंट ऐसी चीज कैसे हासिल कर पाया, तो चेन शांति से समझाता है कि ये उसके पहले हराए हुए एक मॉन्स्टर से गिरी थी। ब्रोकर हैरानी से रिएक्ट करता है और दावा करता है कि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी, पर उसकी असिस्टेंट बीच में आती है और समझाती है कि ये दांत बीस्ट सैंगसन नाम के ई क्लास मॉन्स्टर्स से आते हैं। उसे याद आता है कि रिकॉर्ड्स में लिखा है कि इन दांतों से एक ई ग्रेड क्लाउड टाइप राजदंड बनाया जा सकता है, या इन्हें पीसकर पाउडर बनाकर कई कामों में लाया जा सकता है। घमंडी ब्रोकर उसे बीच में रोक देता है और दांत वापस टेबल पर पटक देता है, ये कहते हुए कि एक ई ग्रेड आइटम की वैसे भी बहुत कम वैल्यू है। वो डींग मारने लगता है कि उनका एक्सचेंज एक वीआईपी सिस्टम के तौर पर चलता है, जहां वो सिर्फ उन अवेकनर्स से डील करते हैं जिनकी सोसाइटी में पहचान और ऊंचा स्टेटस है। वो कहता है कि वो सिर्फ डी ग्रेड और उससे ऊपर के आइटम्स हैंडल करता है, और इसी को ऐसे लो टियर ई ग्रेड आइटम को बिल्कुल न पहचानने का बहाना बना लेता है। मन ही मन वो हाल में हाई ग्रेड कस्टमर्स की कमी की शिकायत करता है और किसी लो टियर बंदे से डील करने में कोई फायदा नहीं देखता, क्योंकि इससे उसके प्रमोशन के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। वो पूरी सिचुएशन को एक मुसीबत बताता है और बिना दूसरी बार सोचे जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट ली की तरफ फेंक देता है और किनारे हट जाता है। वो विनम्रता से चेन को कैश का एक लिफाफा देती है
और पूछती है कि क्या उसे इस ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और चीज में मदद चाहिए। चेन 18,000 की रकम चेक करता है और तय करता है कि ये अभी के लिए बिना ज्यादा टेंशन के उसकी रेंट की प्रॉब्लम संभाल लेगी। फिर वो चमकती हुई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है जो उसे पर्गेटोरी रक्षासा से मिली थी, जो तुरंत उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। भले ही उसने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी, वो अंदाजा लगाती है कि ये कम से कम एक बी ग्रेड आइटम होगा या शायद ज्यादा से ज्यादा एक ए ग्रेड। ब्रोकर भौहें चढ़ाए वापस आता है और उसके दावे को सिर्फ कल्पना बताकर खारिज कर देता है, क्योंकि ए ग्रेड आइटम्स की कीमत आमतौर पर करीब 10 लाख होती है। वो आर्ग्यू करता है कि उसने वहां कई सालों से काम किया है और हकीकत में ए ग्रेड आइटम के आसपास की भी कोई चीज कभी नहीं देखी। उसी पल शॉप का मालिक आता है और शांति से कहता है कि यहाँ रखा आइटम न तो ए ग्रेड है और न ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की तेज परख की तारीफ करता है और दावा करता है कि उसे पहले से पता था कि एक मामूली स्टूडेंट के पास इतनी ऊंची वैल्यू वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। हालांकि मालिक समझाता है कि ये वेपन साफ तौर पर पर्गेटरी लैंड से आता है और खुलासा करता है कि ये असल में एक एस ग्रेड आइटम है। ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों को वो चौंकाने वाला खुलासा सुनकर लगभग सिस्टम मेल्टडाउन हो जाता है। उनके एक्सप्रेशन अविश्वास में जम जाते हैं। मालिक तुरंत चेन के हाथ पकड़ लेता है और पूरी इज्जत के साथ एक सम्मानित मेहमान की तरह उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। फिर वो चेन को वीआईपी रूम में अपने साथ चलने का न्योता देता है और उसे बिना झिझक कोई भी ख्वाहिश रखने के लिए कहता है। इस बीच चेन संतुष्ट महसूस करता है जब वो आखिरकार देखता है कि मालिक छिंग जी बिल्कुल वैसे ही सामने आया जैसी उम्मीद थी। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वो वेपन कितने में बेचना चाहता है। हमारा लड़का तुरंत 10 लाख कहकर जवाब देता है, जो उस हरे बालों वाले बंदे को हैरान कर देता है। बॉस उसे बताता है कि इससे कम से कम कई करोड़ मिल सकते हैं, क्योंकि ये बेहद कीमती है। हालांकि चेन उसे बताता है कि वो बस इस ग्रेट सोर्ड को 1 महीने के लिए 10 लाख के लोन के लिए गिरवी रखना चाहता है। ये उस आदमी को और भी ज्यादा हक्का बक्का कर देता है जब उसे एहसास होता है कि हमारा लड़का बेहद स्मार्ट है, और वो सोचता है कि आखिर ये है कौन। चेन आगे कहता है कि वो मूल रकम 30 दिनों में चुकाएगा और एक्स्ट्रा ब्याज उसके अगले महीने। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस लड़की से बाहर जाने को कहता है ताकि बड़े लोग बिजनेस की बात कर सकें। जब रास्ता साफ हो जाता है, आदमी कहता है कि वो जानता है कि चेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जिसके सीनियर्स ग्रेजुएट होने वाले हैं। वो आगे कहता है कि उसे पता है कि ग्रेजुएशन टेस्ट 30 दिनों में होगा और इनाम 10 लाख होगा। फिर वो बंदा सीधे हमारे हीरो से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो टेस्ट पास कर लेगा। फिर गिल्ड बॉस अपना शर्लॉक वाला अंदाज निकालता है और समझ जाता है कि चेन को सख्त जरूरत में पैसों की जरूरत है, और वो यहाँ तब तक नहीं आता जब तक ये उसका आखिरी ऑप्शन न हो। आखिर में वो ऐलान करता है कि वो उसे तुरंत 15 लाख उधार देगा, बिल्कुल बिना किसी ब्याज के। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होगी। चेन इस सबको देखकर हक्का बक्का रह जाता है और आदमी तो उसे यकीन भी दिलाता है कि वो इस रूम से एक भी शब्द बाहर लीक नहीं होने देगा। वो बस इतना मांगता है कि बदले में हमारा लड़का जब भी कुछ और ट्रेड करना चाहे तो इसी गिल्ड में आए। चेन मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने सब कुछ इतनी आसानी से समझ लिया, फिर भी उसने उसे ठगने की कोशिश नहीं की। अब वो समझ जाता है कि क्यों गिल्ड बॉस फ्यूचर में एक बड़ा शॉट बन जाता है। हमारा लड़का उससे हाथ मिलाता है, ये सोचते हुए कि अगर उसे कभी डेमन लॉर्ड को हराना है तो उसे स्ट्रॉन्ग सहयोगियों की जरूरत है। कुछ पल बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और पैसे तुरंत उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। फिर गिल्ड बॉस पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए कोई वेपन उधार चाहिए, क्योंकि उसने तो अभी अपना दे दिया। भले ही उसके पास कोई एस रैंक गियर नहीं है, फिर भी उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे हाई क्वालिटी ए रैंक इक्विपमेंट हैं। चेन उसे परेशान न होने को कहता है, फिर बस वो दूसरी ग्रेट स्वॉर्ड समन कर देता है जो उसे पहले मिली थी, गिल्ड मेंबर्स को पूरी तरह उड़ा देते हुए। इसके साथ हमारा लड़का विदा लेता है, जबकि गिल्ड बॉस इतने हाई लेवल क्लाइंट को पाने के लिए उस गुलाबी बालों वाली लड़की को तुरंत सुपरवाइजर बना देता है। चेन के जाने से पहले उसे एहसास होता है कि वो कुछ खरीदना भूल गया और वापस काउंटर की तरफ मुड़ जाता है। कुछ घंटे बाद वो अब एक बस स्टॉप के सामने खड़ा है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में टॉप तक पहुंचने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया और लोग उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव करते थे। उसने बस गुजारा करने के लिए अनगिनत शिफ्ट्स की और दोनों भाई बहन को हर महीना निकालने के लिए लगभग बेघरों की तरह जीना पड़ता था। यून तब अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने में कामयाब हुई थी, पर उसने उसे छोड़ दिया और खुद से कहा कि कैंपस उसके प्यारे भाई से बहुत दूर है, पर असल में वो उस पर और फाइनेंशियल बोझ डालने से डरती थी। प्रेजेंट में लौटते हुए
वो सोचता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई और आसपास देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे पुकारती है, उसे बेवकूफ कहते हुए कि वो एग्जिट के बजाय एंट्रेंस के पास ढूंढ रहा है। अपना बड़ा सूटकेस खींचते हुए वो उसे बताती है कि वो फिर से कंगाल हो गए हैं क्योंकि रेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। हालांकि हमारा लड़का बस वहीं पूरे शौक में खड़ा रहता है क्योंकि उसे आखिरी बार उसे देखे 7 साल हो चुके हैं। वो उससे कहती है कि उसका सामान उठाने में मदद करे। कोई जवाब न मिलने पर वो उसके सामने हाथ हिलाती है, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए। उस पल चेन अचानक आगे बढ़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, उसे चौंकाते हुए। कुछ अजीब पलों के बाद वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक यूज करती है, जबकि वो उसे लगभग दम घोंटने के लिए डांटती है। वो उससे कहती है कि वो हाल में काफी सस बर्ताव कर रहा है और सोचती है कि कहीं उसकी क्रश ने आखिरकार उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, पर वो इसे टाल देता है। फिर दोनों चलने लगते हैं जबकि वो अपने एग्जाम्स के बारे में बकबक करती रहती है। फिर भी चेन सब कुछ सुनकर बेहद खुश महसूस करता है, खुद से कहते हुए कि इस जिंदगी में वो उसके साथ कुछ नहीं होने देगा। इस बीच एक गली में कुछ गुंडे किसी चीज का इंतजार करते हैं। ये कंफर्म करने के बाद कि हमारा हीरो यहाँ से गुजरेगा, जेन अपने गुंडों से कहता है कि टारगेट के आने तक छिपे रहें, फिर साथ मिलकर उस पर हमला करें। अपने चेहरे पर एक पागलों जैसी मुस्कान लाते हुए वो खुद से कहता है कि वो उस बंदे को उसके की सजा जरूर देगा। एक गुंडा उससे पूछता है कि अगर सिचुएशन यहाँ से बिगड़ गई तो क्या वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्लाउड असैसिन उसे बताता है कि वो शुरू में बस उस बंदे को सबक सिखाना चाहता था, पर उसकी हाल की मुलाकात ने उसे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। याद करते हुए कि कैसे चेन ने उसकी बेइज्जती की थी, वो इन कचरों से कहता है कि उसके लिए भी कुछ छोड़ देना और कसम खाता है कि वो हमारे हीरो को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो नहीं भूलेगा। जेम बकबक करता रहता है कि वो सबसे बेहतरीन क्लाउड असैसिन है और अपने टारगेट के चेहरे की कल्पना करते हुए लार टपकाने लगता है। हमारे हीरो की तरफ लौटते हुए यून उसे याद दिलाती है कि वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है और सोचती है कि कहीं ये एग्जाम्स की वजह से तो नहीं। वो इसे टाल देती है और कहती है कि उसके जैसे कमजोर बंदे को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहन उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा उससे कहता था कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो और बाकी किस्मत पर छोड़ दो। उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश में वो एक मोटिवेशनल गाना गाने लगती है जैसे वो गली में घुसते हैं। चेन सुखद हैरानी महसूस करता है कि वो इतनी आसानी से नोटिस कर गई कि वो बदल गया है, पर समझता है कि उसे नहीं पता कि उसने अपनी पावर्स अवेकन कर ली है और वो अमीर बन गया है। उसका कॉन्फिडेंट जवाब सुनकर कि वो ठीक है, वो सोचती है कि कहीं ये बस उसका मर्दाना घमंड तो नहीं बोल रहा। यून अपना सिर हिलाती है जबकि सोचती है कि उसका भाई आखिरकार एक मर्द बन रहा है। इस बीच दूर एक गुंडा जियन को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की है। ये उस बंदे को बेहद एक्साइटेड कर देता है क्योंकि गली में कोई कैमरे नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें नहीं पकड़ सकता। हालांकि हमारा लड़का तुरंत बुरी नीयत को भांप लेता है और समझ जाता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल के वही कमीने हैं। कुछ नकली एयरपॉड्स निकालकर वो उन्हें अपनी बहन के कानों में लगा देता है और उससे कहता है कि एक गाना सुने जो उसे हाल में पसंद आने लगा है, जो उसे चौंका देता है क्योंकि वो कभी म्यूजिक नहीं सुनता, पर वो उसे बेहतर समझने के लिए साथ देने का फैसला करती है। फिर वो मुड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे उन कमीनों को घूर कर देखता है। जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, आखिरकार लड़ाई शुरू होती है जब गुंडे आगे झपटते हैं। चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास पर स्विच करता है और याद करता है कि उसे अपना इकलौता परिवार खोए 7 साल हो गए हैं और अभी बस उसे दोबारा मिला है। गुस्से से भरा वो सोचता है कि इन बंदों ने इतनी हिम्मत किस जादूगर की टोपी से निकाली और बिजली की कौंध की तरह आगे झपटता है। हमारा हीरो अपनी टांग पहले वाले में दे मारता है और उसे उड़ाकर पीछे फेंक देता है जबकि बाकी पसीने पसीने होने लगते हैं। फिर वो अपनी मुट्ठी चार्ज करता है और लगातार 3 को मुफ्त घूंसे परोसता है, फिर चौथे को एक बेरहम घुटने के वार से खत्म करता है। एक बहादुर कचरा अटैक करने की कोशिश करता है पर चैन बस उसका हाथ पकड़कर उसे स्पेगेटी की तरह तोड़ देता है। वो बंदा दर्द से चिल्लाता है बस सीधे अपनी नाक पर एक भारी मुक्का पाने के लिए। अपने साथियों को इस तरह उछलते देख चैन शॉक में जम जाता है और सोचता है कि हमारा लड़का आखिर इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। चैन वहीं नहीं रुकता और बाएं दाएं जोरदार घूंसे फेंकता रहता है जैसे वो क्लाउड असैसिन की तरफ बढ़ता है। जब वो आखिरकार उस तक पहुंचता है, जय खुद को गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि वो सबसे स्ट्रांग असैसिन है और वो हार नहीं सकता। जैसा कि वो एक नेक इंसान है, हमारा हीरो उसे एक तबाह कर देने वाले मुक्के से हकीकत में वापस ले आता है जो उसे उड़ा कर पीछे फेंक देता है। हालांकि वो वहीं नहीं रुकता जब वो आगे झपटता है और घूंसों का एक कॉम्बो छोड़ता है
जो कई दांत ढीले कर देता है। क्लाउड असैसिन जमीन पर स्टेरॉयड वाले टम्बलवीड की तरह लुढ़कता है और एक दीवार से जा टकराता है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, बस खुद शैतान को सीधे उसे घूरते देखने के लिए। फिर हमारा हीरो जियन को देखता है, जो अब अपनी इज्जत खो चुका है, और उसे याद दिलाता है कि वो इस कचरे को पहले ही कह चुका था कि उससे दूर रहे। सीधे उसकी आत्मा में घूरते हुए वो उस बेदिमाग कमीने से पूछता है कि क्या वो बेसिक इंसानी बात भी नहीं समझ सकता। वो बंदा जो पहचान से परे पिट चुका है, अपनी टांगें भी महसूस नहीं कर पाता और उसके शरीर की आधी हड्डियां टूट चुकी हैं। ये समझते हुए कि उसने गलत बंदे से पंगा लिया, वो बमुश्किल माफी बुदबुदा पाता है। चेन उसका कॉलर पकड़कर और सीधे उसके चेहरे पर एक खंजर सटाकर उसे चुप करा देता है। मिस्टर टॉप असैसिन इसे उसकी आंखों में साफ देख लेता है। मारने में बिल्कुल जीरो झिझक है। उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट की ऑरा बिल्कुल नहीं है। जे सोचे बिना नहीं रह पाता कि कैसा नर्क एक इंसान को चेन जैसे मॉन्स्टर में बदल सकता है। ठंडी दुर्भावना के साथ वो उस बंदे से कहता है कि उसकी बातें ध्यान से याद रखे, अगर वो इस ख्वाब का दोहराव नहीं चाहता। अगली बार वो कोई बेवकूफी करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें चीर देने में जरा भी नहीं झिझकेगा। ये उनके लिए उसकी आखिरी चेतावनी है। फिर वो जोर देने के लिए एक और बात जोड़ता है, अगर वो उसकी बहन से 1 मील की दूरी पर भी आए तो वो खुशी खुशी उनके करीबी हर इंसान को एक एक करके मिटा देगा। उसके बाद वो खंजर गिरा देता है और गाना खत्म होने से पहले ही वापस यूनी की तरफ चला जाता है। इसके खत्म होने तक उसकी बहन भावनाओं से भर जाती है। वो उन दुखद और दर्द भरे अकेलेपन वाले बोलों से रो पड़ती है। वो रोती है, कंफ्यूज कि उसके भाई ने आखिर क्या झेला जिसने उसे इन सालों में इतना बदल दिया। वो ये भी सोचती है कि कहीं तब उसका सपोर्ट किसी तरह काफी नहीं था। मान लेती है वो उसे ठीक से डांटने के लिए घूमती है, पर वो बात के बीच में ही जम जाती है जैसे ही उसके हाथ में गिफ्ट नोटिस करती है। वो चमकदार गोल्ड प्लेटेड पेन जिसे पाने का वो हमेशा सपना देखती थी, ठीक उसकी आंखों के सामने है। यून एक्साइटमेंट से शर्माकर लाल हो जाती है। उसे मुश्किल से यकीन होता है कि उसके भाई ने उसके लिए सबसे नया होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीदा, जिसकी कीमत उनके महीने के रेंट से भी ज्यादा है। उसका प्यारा रिएक्शन उसका दिल गरमा देता है। उसके चेहरे से साफ है कि वो इसे वापस नहीं करना चाहती, भले ही जब वो रेंट में पीछे हैं तो यही जिम्मेदारी वाली बात होगी। अपनी मुट्ठी पीठ के पीछे छिपाते हुए चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वो अपनी बहन की मुस्कान को प्रोटेक्ट करेगा और पक्का करेगा कि वो अपने ड्रीम स्कूल में जाए। घर पर वापस उसकी बहन खुशी खुशी घंटों हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाने में बिताती है। बिग ब्रदर चुपचाप उसका घर का बना रमेन खाता है और कहता है कि वो खुश है, कि वो गिफ्ट से खुश है। फिर भी वो अभी भी परेशान है कि वो उस पर इतना खर्च कर रहा है जबकि उनके पास अगले महीने का रेंट तक नहीं है। वो उसे एक गर्व भरी मुस्कान देता है और खुलासा करता है कि उनका पूरे साल का रेंट पहले ही कवर हो चुका है। बिग ब्रदर डींग मारता है कि एक दोस्त के साथ उसका छोटा बिजनेस वेंचर हाल में बहुत बढ़िया चल रहा है, पर यूनियन तेज है और उसे एक बेहद सस नजर से घूरती है। वो साफ तौर पर उसकी सुविधाजनक बिजनेस वाली कहानी पर यकीन नहीं कर रही। ये कहने के बाद वो उस पर और दबाव नहीं डालती। उसे याद भी नहीं कि उसके बिग ब्रदर को इस तरह खुलकर हंसे कितना टाइम बीत गया। वो प्यार से उसके कंधे को थपथपाती है और एक सिंपल रिक्वेस्ट करती है, चुपके से जो भी कर रहा है उसे पक्का करना होगा कि वो खुद को थका न दे। इस बीच एक शांत एक्वेरियम में प्रेसिडेंट टिंग अपने कजिन के साथ कुछ चौंकाने वाली खबर शेयर करता है। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि मिस्टर टॉप असैसिन इतना जख्मी है कि ठीक नहीं हो सकता। उसके शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां इतनी टूट चुकी हैं कि ठीक से जुड़ नहीं सकती। उसका चेन से लड़ना पहले से ही ऐसी चीज थी जिसकी प्रेसिडेंट को उम्मीद नहीं थी, पर लड़ाई के बाद उसके शरीर की भयानक हालत और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। उसका कजिन ठंडे ढंग से रिएक्ट करता है। वो सिर्फ इस बात से निराश है कि अब उसकी टीम में शामिल होने वाले स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की गिनती कम हो जाएगी, पर प्रेसिडेंट उतना ही बेरहम है। जवाब देता है कि उस बोझ बने एनपीसी के बिना वो असल में और बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर उनका अंकल और एकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है। गोंगशन शांति से हमारे हीरो की हाल की चाल पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी की अफरा तफरी से जुड़ी उसकी डिटेल्ड जांच आखिरकार आ गई है। रिजल्ट्स में कोई शक नहीं है और चैन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से ऊंची रैंक पर है। वो खुलासा उस पुराने टॉप स्टूडेंट को पूरी तरह बेखबर पकड़ लेता है। फिर वो आदमी उसे एक सीरियस सलाह देता है, कहते हुए कि उसके पिता ने अलायंस के एक वाइस चेयरमैन से उसके कॉम्बैट एग्जाम की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने की खुद रिक्वेस्ट की है, तो उसे पक्का करना होगा कि वो उन सब के बीच सबसे चमकदार चमके। अगर वो किसी तरह ऐसा करने में फेल हो जाता है तो डायरेक्टर एक वैकल्पिक हल पेश करता है। हरे बालों वाली लड़की जो उसके अंकल की पसंदीदा भतीजी है, उसकी टीम को ओवरऑल पहला नंबर पक्का करने में मदद करेगी। पर काउंसिल प्रेसिडेंट बिना झिझक उस ऑफर को सीधे ठुकरा देता है। वो दावा करता है
कि उसने तो असेसमेंट के दौरान अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं। प्रेसिडेंट टिंग अपनी ओवरवेलमिंग बढ़त को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस से ज्यादा है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अकेले पूरी एकेडमी पर हावी हो जाएगा। एकेडमी के डॉर्म में वापस हमारा लड़का अपने बैकपैक में वेट्स के साथ रोजाना की 100 मील दौड़ खत्म करके खुद को धोता है। वो एक ही गोल पर पूरी तरह लॉक है और वो है आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम में 10 लाख का इनाम जीतना। ये मिथ्रिल गिल्ड के चिंगजी के साथ अपनी डील पूरी करने और उनके साथ एक दोनों के फायदे वाला ट्रेड रिश्ता बनाने का उसका इकलौता रियल मौका है। एग्जाम में बस कुछ हफ्ते बचे हैं। वो बिस्तर पर लेट जाता है, आराम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी नींद में भी ग्राइंडिंग करते रहने के लिए। वो अपने डीमन लेयर में घुसता है। डीमन किंग लन यू का विशाल वॉइड टावर उसके सामने खड़ा है। वो बिना किसी झिझक एंट्रेंस तक जाती लंबी सीढ़ियां चढ़ता है। ग्रेव हाउंड किंग की क्लास के साथ उसका पहला असेसमेंट एक इज्जतदार मिड सी रैंक तक पहुंचा। दूसरी तरफ उसकी एबिसल फील्ड क्लास की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ने सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर दिया। खुद डीमन हार्ट भी उसके असली पोटेंशियल को ठीक से क्लासिफाई नहीं कर पाया। उसकी बाकी क्लासेस को इवैल्यूएट करने का इकलौता तरीका उसे साफ नजर आ जाता है। वो वॉइड टावर अनलॉक करता है और तय करता है कि उनकी कच्ची पावर को सीधे बैटलफील्ड पर टेस्ट करेगा। वो अंदर कदम रखता है, ये जानने को उत्सुक कि टावर उस पर कैसी बेरहम चुनौती फेंकेगा। अंदर जो वो देखता है उससे उसकी आंखें शौक में फैल जाती हैं। वो खुद को एक अजीब डायमेंशन में पाता है जहां वो स्पेस में तैरते एक विशाल सफेद ग्रह के ऊपर खड़ा है। जिस पल वो अपना पहला कदम रखता है वो तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है, बमुश्किल अपने शरीर को सीधा रोके। फॉलन स्टार वेस्ट्स में ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और चेन अपनी हड्डियों में गहरे उस कुचलने वाले प्रेशर को महसूस करता है। उसके पीछे टावर का एंट्रेंस पूरी तरह गायब हो जाता है। वो पहले से समझ जाता है कि इसका मतलब है कि एग्जिट दोबारा खोलने के लिए उसे बॉस को हराना होगा। इससे पहले कि कोई जानलेवा जीव उस पर घात लगाए उसे जल्दी से अडेप्ट करके पार पाना होगा। हालांकि पास में शिकार के लिए घूम रहा एक फैंटम लायन उसे वो मोहलत देने को तैयार नहीं लगता। कोई और चारा न होने पर चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास पर स्विच करता है। शेर सीधे उस पर झपटता है, फिर भी वो बमुश्किल डॉज करता है और उसके कंधे में एक सटीक वार करता है। जीव गुस्से में दहाड़ता है पर वार बेअसर साबित होता है क्योंकि वो किसी वाइटल पॉइंट पर नहीं लगता। वो जल्दी समझ जाता है कि उसके अटैक उतने ही सुस्त और गैर सटीक हैं जितनी उसकी अभी की ठीक से हिलने तक की काबिलियत। फैंटम लायन आसानी से उसे जमीन पर दबा देता है और उसे टाकू की तरह काटने जाता है, ये दिखाते हुए कि ये मॉन्स्टर्स इस अत्यधिक ग्रेविटी के कितने अच्छे से अडेप्ट हो चुके हैं। वो शेर को एक पल अपने हाथ पर कुतरने देता है, फिर जल्दी से अपनी क्लास एबिसल फील्ड पर स्विच कर लेता है। ये बदलाव तुरंत एक अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले वो काफी स्ट्रेंथ और स्टैमिना पाता है जो इस तरह की क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन के लिए बेहद जरूरी है। उसका क्लास चेंज उस आक्रामक पिल्ले को नीचे पटक देता है और तुरंत लड़ाई को उसके फेवर में पलट देता है। राक्षसा की ग्रेविटी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी बेहद कीमती साबित होती है। 10 जीएस वाले एक ग्रह पर एक 3 गुना मल्टीप्लायर बेरहम ताकत से वॉर करता है। उस पल शेर गुस्से में दहाड़ता है, चेन कोई रहम नहीं दिखाता, फैंटम लायन को ग्रह की सतह में कुचल देता है। उसके बाद वो सांस लेने के लिए फर्श पर फैल जाता है। ग्लटनी उसे एक हकदार लेवल अप नोटिफिकेशन से हैरान कर देता है। फिर समझाया जाता है कि हर क्लास को एक स्टार रेटिंग मिलती है। स्टार्स की गिनती बताती है कि उस क्लास पर स्विच करने पर स्टैट्स कितने बदलते हैं। पर्गेटरी राक्षसा के पास उसकी सारी उपलब्ध क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। उस बढ़त के बावजूद उसने अभी इसी क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन के खिलाफ अपनी जान के लिए लड़ाई की। साफ हो जाता है कि उसके पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता बाकी है। इसके बाद वो झुंझला जाता है ये देखकर कि ग्लटनी उसे उस जीव को डिवावर करने का ऑप्शन तक नहीं देता। ये मॉन्स्टर भी साफ तौर पर फ्लोर बॉस नहीं था क्योंकि असली बॉस को हराने पर एक एग्जिट दिखना चाहिए। तभी उसके पीछे एक विशाल दरवाजा खुलता है। अंधेरे से दर्जनों चमकती आंखें झांकती हैं। हकीकत उसे ट्रक की तरह झकझोर देती है। एक अकेले फैंटम लायन को हराने में जो मेहनत लगी वो आगे आने वाले के मुकाबले कुछ भी नहीं। अनगिनत बी रैंक मॉन्स्टर्स दरवाजे से बाहर उमड़ते हैं, हर दिशा से उसे नोचते और फाड़ते हुए। अब जाकर वो पूरी तरह समझता है कि राक्षसा ने उसे किस बारे में चेताया था। डेमन ने कहा था कि टावर के अंदर बेरहम जीव हैं और उसका रास्ता अंतहीन दर्द और तकलीफ से बना होगा। पर डेमन ने उसे ये भी कहा था कि सब कुछ झेले, अडेप्ट करे और स्ट्रॉन्गर बने। जल्दी ही चैन नींद से झटके से जागता है, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वो अभी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे ख्वाब से बचकर आया हो। रूम में बाकी सब गहरी नींद में हैं, पूरी तरह बेखबर
कि उसने अभी मॉन्स्टर्स द्वारा अपना मांस नोचे जाने की पीड़ा झेली है। हमारा हीरो आखिरकार समझ जाता है कि परगेटरी का वॉइड टावर इंस्टेंट लेवलिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो तो बस एक लंबे, थका देने वाले और दर्द भरे सफर की शुरुआत में है। हफ्ते बीतते हैं जब तक आखिरकार एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम का वक्त आ जाता है। कई वीआईपीज होनहार नए बैच के स्टूडेंट्स को देखने वहां मौजूद हैं। टीम कंपोजिशन के लिए नए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी ऐलान किए जाते हैं, जहां हर पार्टी में कम से कम एक हाई ई रैंक स्टूडेंट शामिल होना जरूरी है। टीमें बनाने का वक्त आता है और ऐलान किया जाता है कि अब सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की रैंक देख सकते हैं। इससे हर कोई जल्दी तय कर पाता है कि अपनी पार्टी के लिए किसे रिक्रूट करना है। स्टूडेंट्स को रैंक के क्रम में लगाया गया है, सबसे ऊंची से सबसे नीची तक। पर मालोंग तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। चेन खुद कंफ्यूज है ये देखकर कि उसका नाम बिल्कुल सबसे नीचे पड़ा है। सबकी नजरें उस पर मुड़ जाती हैं जब बाकी सोचते हैं कि एक नियर ग्रेड सी अवेकनर भला क्लास में सबसे नीचे की जगह पर कैसे हो सकता है। जलने वाले स्टूडेंट्स तुरंत बकवास करने लगते हैं, यकीन के साथ कि उसकी ऊंची रैंक असेसमेंट की एक गलती थी। फिर भी वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसकी स्ट्रेंथ रियल है और उसे टीम में रखने से उनके स्कोर जरूर बढ़ जाएंगे। काउंसिल प्रेसिडेंट टिंग चुप रहता है, जबकि उस बेवकूफ के बारे में कानाफूसी होती है जो जरूर प्रेसिडेंट के अच्छे ऑफर को ठुकराने के अपने फैसले पर पछता रहा होगा। इस साजिश के पीछे का आदमी उसका अपना अंकल गोंगशुआन है। उस कमीने ने मान लिया कि हमारे लड़के को सबसे नीचे रैंक पर देखकर कोई उसे अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा। उसका बुरा प्लान सिंपल था, अगर चेन क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा तो उसे प्रेसिडेंट की पार्टी को हराने का मौका नहीं मिलेगा। बस कुछ घंटे पहले की तरफ लौटते हुए पूरी क्लास प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट टिंग से गुहार लगाती है कि वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर ले। वो उसकी चापलूसी की पूरी कोशिश करते हैं, पर चंग उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक और इंसान जोड़ सकते हैं। प्रेजेंट में लौटते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीमें बना लेते हैं, सिर्फ सबसे कमजोर डॉर्म को पीछे छोड़ते हुए। लॉन्ग कहता है कि उन्होंने सबसे पूछने की कोशिश की, पर कोई उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। चूंकि उनके पास अभी सिर्फ 4 लोग हैं, वो ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर वो भड़कता है कि ये बेहद शक के लायक है कि चंग का स्कोर सबसे नीची रैंक पर हटा दिया गया, जिससे वो हिस्सा लेने तक के लायक नहीं रहा। चूंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कम से कम एक हाई लेवल ई रैंक जरूरी है, ऐसा लगता है जैसे उनके ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया। ग्रेजुएशन टेस्ट ही इकलौता तरीका है जिससे स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और हाई लेवल गिल्ड्स द्वारा स्काउट हो सकते हैं। फाइनल टेस्ट में हिस्सा लेने वालों की गिनती तय करती है कि ग्रुप कितने मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, तो गिनती में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कोई कमजोरों से कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे बस एक एक्स्ट्रा बोझ जुड़ेगा। चीजों को और बुरा बनाते हुए सबसे नीची रैंक वाले तीनों स्टूडेंट्स एक ही डॉर्म से हैं, जिससे वो पूरी तरह अलग थलग पड़ जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जुओ को पुकारता है और उसे बताता है कि उन्हें सिर्फ एक इंसान की कमी है। वो बंदा उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वो जरूर अपने कमजोर डॉर्म मेट्स के साथ टीम बनाकर ग्रेजुएशन टेस्ट फेल करने का प्लान नहीं कर रहा। चंग समझ जाता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा चांस है कि वो सब छूट जाएंगे और कॉम्पीट तक नहीं कर पाएंगे। हालांकि डॉर्म किंग उनका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वो अपने रूममेट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे दूसरा ग्रुप गुस्से में चला जाता है, पर वो फिर भी उन्हें दूसरों को कम न आंकने की नसीहत देता है। स्टूडेंट लिस्ट चेक करते हुए लॉन्ग ऐलान करता है कि लगभग सबने पहले ही अपनी टीमें बना ली हैं। उन्हें बस एक और इंसान चाहिए, पर कोई उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं। इस बीच हमारा लड़का डायरेक्टर को घूरता है और समझ जाता है कि उस बंदे का सरनेम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा ही है। ऐसी घटिया चालें देखकर चंग सोचता है कि क्या गोंगशुएन सच में उसे इतना बड़ा खतरा समझता है। उम्मीद न खोते हुए वो ऐलान करता है कि वो टूर्नामेंट में जरूर हिस्सा लेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। चूंकि बाकी अपनी दुश्मनी को लेकर इतने खुले हैं, वो खुद से कहता है कि उसे भी पीछे हटने की जरूरत नहीं। एक प्रो की तरह ऑरा फार्मिंग करते हुए वो आगे कदम रखता है, जबकि इंचार्ज ऑफिशियल्स पावर के इस अचानक प्रदर्शन से हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके डॉर्ममेट्स भी सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे हीरो को याद आता है कि सारे अवेकनर स्कूलों में एक खास रिवाज है। एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने के लिए स्टूडेंट्स किसी को भी कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, भले ही ये दिखावा लगे। ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और पहचाने जाने का एक तरीका है। ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग तो पहले लड़ने से ही मना कर देंगे। हालांकि वो जानता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पीछे नहीं हटेगा, तो जैसे ही वो उस ब्लॉन्ड को हराएगा, हर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहेगा। तभी एक लड़की दरवाजे पर आती है और हमारे हीरो को पुकारती है, पूछते हुए कि क्या उसे अब भी अपनी टीम में किसी की जरूरत है।
वो आगे कहती है कि वो भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट जोड़ती है कि वो मिडिल स्कूल में ही डी रैंक तक पहुंच गई थी तो वो उसे निराश नहीं करेगी। उसके डॉर्म मेट्स पागल होने लगते हैं, सोचते हुए कि उसने ऐसी खूबसूरत लड़की को अपने साथ कैसे कर लिया। चुंग और टिंग दोनों कंफ्यूज दिखते हैं, सोचते हुए कि क्या हो रहा है, जबकि डायरेक्टर अपने पानी पर लगभग गला घोंट लेता है। स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं और सोचते हैं कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट इस टेस्ट की सबसे खराब रैंक वाली टीम में क्यों जुड़ना चाहती है। कोई सच में नहीं जानता कि वो कौन है, पर एक अफवाह है कि वो सेंट किंगडम से आती है। डायरेक्टर का लगभग फ्यूज उड़ जाता है और वो उससे कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स स्कूल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। वो आगे कहता है कि लिंग ने यहाँ कभी कोई रैंक्ड टेस्ट नहीं दिया, न ही अपनी रैंक साबित की, जो सारे नियमों के खिलाफ है। कहीं से अचानक प्रिंसिपल आता है और कहता है कि डायरेक्टर सही है। शेन को उस बूढ़े आदमी को देखकर लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। हालांकि फिर प्रिंसिपल पूछता है कि लिंग टेस्ट में क्यों जुड़ना चाहती है, जबकि वो यहाँ बस थोड़े टाइम के लिए रुकेगी। इस बीच हमारा लड़का बेखबर पकड़ा जाता है और सोचता है कि प्रिंसिपल अचानक टेलीपोर्ट कैसे हो गया, क्योंकि वो एक वॉरियर क्लास है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि अगर वो टेस्ट में जुड़ती है तो ये बाकियों के लिए सही नहीं होगा, जिस पर वो बस साथ दे देती है। चेन पसीने पसीने होने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो इन दोनों की रैंक तक नहीं बता सकता। डायरेक्टर आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाता है और प्रिंसिपल का साथ देता है, कहते हुए कि एक स्कूल नियमों के बिना नहीं चल सकता। फिर प्रिंसिपल अपना लहजा बदलता है और समझाता है कि इस स्कूल का मकसद अवेकनर्स को सीखने का माहौल देना है, ताकि वो जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल कर सकें। भले ही ग्रेजुएशन टेस्ट एक परंपरा है, ये एक स्टूडेंट की जिंदगी के सबसे अहम पलों में से एक भी है। वो पूछता है कि अगर अचानक नियम बदलने की वजह से एक स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले पाता तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर जोर से पसीने पसीने होने लगता है और सोचता है कि कहीं वो आखिरकार पकड़ा तो नहीं गया। वो सोचने लगता है कि क्या प्रिंसिपल ये सब बस उस बच्चे के लिए कर रहा है। ये समझते हुए कि ये झंझट के लायक नहीं, वो पीछे हटने का फैसला करता है। वो बंदा खुद से कहता है कि चूंकि सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, वो वैसे भी असेसमेंट आसानी से जीत लेंगे। आदमी प्रिंसिपल के सामने झुकता है और माफी मांगता है जब वो मानता है कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि कैसे ये सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स को बढ़ने का मौका पाने से रोक सकता है। फिर डायरेक्टर ऐलान करता है कि अब फेयरनेस पक्की करने के लिए नीची रैंक वाली टीमें और 5 से कम मेंबर्स वाले ग्रुप भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। चारों डॉर्म मेट्स आखिरकार अपनी टीम बनाते हैं और जश्न मनाते हैं कि अब वो ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पीछे बैठा प्रिंसिपल लिंग से कहता है कि वो उस बच्चे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगती है। टेस्ट की एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सबसे स्ट्रांग खिलाड़ियों की टीम लीड करता है, दूसरी तरफ चेन 3 सबसे कमजोर खिलाड़ियों को लीड करता है। इससे बूढ़ा आदमी बहुत उत्सुक हो जाता है कि वो कौन सी गुफा चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट्स स्कोर करेंगे। फिर ऑफिशियल ऐलान करता है कि सारे कैप्टन अब चुन सकते हैं कि किस डेविल केव में घुसना है। अभी उसका टैबलेट बजता है, उसे बेखबर पकड़ते हुए, क्योंकि एक कैप्टन पहले ही चुनाव कर चुका है। हर कोई होश खोने लगता है जब वो देखते हैं कि चेन ने कौन सी गुफा चुनी। उसके डॉर्ममेट्स भी पैनिक करते हैं और उसे जल्दी अपना मन बदलने को कहते हैं, पूछते हुए कि क्या उसे समझ भी है कि उसने अभी क्या किया। हालांकि हमारा लड़का चुप रहता है जब वो स्क्रीन को घूरता रहता है। ग्रेजुएशन टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स के ग्रुप एक डेविल्स केव में घुसते हैं और मॉन्स्टर्स हराकर पॉइंट्स कमाते हैं। मॉन्स्टर लॉर्ड्स को कम कंप्लीशन टाइम में हराना अलग अलग पॉइंट्स देता है और डंजन की कठिनाई तय करती है कि कुल को कितनी बार गुणा किया जाता है। एक एफ रैंक डंजन ज्यादा से ज्यादा 75 पॉइंट्स दे सकता है, जबकि एक ई रैंक डंजन ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट्स दे सकता है। जो टीम सबसे ऊंचा स्कोर पाती है उसे इंपीरियल गिल्ड स्काउट करती है और टॉप खिलाड़ी को 10,000 यूएन का इनाम मिलता है। सिलेक्शन रूम में लौटते हुए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हिस्ट्री में सबसे ऊंचा स्कोर 90 पॉइंट्स था, जो इंपीरियल गिल्ड के मौजूदा लीडर ने हासिल किया था। एक ई रैंक डंजन क्लियर करने के लिए भी टीम में कम से कम 3 सॉलिड डी रैंक फाइटर्स चाहिए। इस साल टिंग की टीम शायद सच में उस रिकॉर्ड को पार कर पाए। फिर डिस्प्ले बजता है और सबको बताता है कि किसी ने पहले ही एक डेविल्स केव चुन ली है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि हमारे लड़के ने एक डी रैंक डंजन चुना है। पहले कभी किसी ने डी रैंक डंजन क्लियर नहीं किया और सब सोचने लगते हैं कि कहीं ये गलती तो नहीं थी। डोंग हमारे हीरो से पूछता है कि कहीं उसका सिर वगैरह तो नहीं लग गया, जबकि डॉम किंग जो देख रहा है उससे पूरी तरह होश खो देता है। नर्ड चेन को समझाने की कोशिश करता है, पर वो खुलासा करता है कि उसने इस फैसले के बारे में लंबा और गहराई से सोचा है। फिर सिस्टम दोबारा बजता है
जब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी डी रैंक गुफा चुनता है, टिंग के टीममेट्स तुरंत अपने लीडर का चुनाव एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उन्हें टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर देता है। ऐलान पर क्लास पागल हो जाती है, जबकि ग्रुप बेपरवाह दिखने की कोशिश करता है। ब्लॉन्ड गॉथ लड़की हमारे लड़के का मजाक उड़ाती है कि वो टफ बनने की कोशिश कर रहा है और मान लेती है कि उसे बस अटेंशन चाहिए। गंजा बंदा जोड़ता है कि उसके कमजोर टीममेट्स इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे और टीम बिखर जाएगी। लॉन्ग चेन के चेहरे को पढ़ता है और समझ जाता है कि वो ये बिल्कुल नकली नहीं कर रहा। वो सोचता है कि उसका दोस्त कब इतना स्ट्रांग बन गया और वो कितना बदल गया है। अपना मन बना लेने के बाद नर्ड कंफर्म बटन दबाता है और अपने दोस्त पर भरोसा करने का फैसला करता है। येओ भी हरे बटन वाली गुफा दबाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं। डॉर्म किंग झुंझला जाता है कि दोनों ने उससे पहले अपना चुनाव कर लिया और वो भी बटन दबा देता है। इसके साथ सिस्टम उनकी टीम को टेस्ट के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर देता है। अपने डॉर्म मेट्स को देखते हुए चेन माफी मांगता है और खुलासा करता है कि उसने ये डंजन इसलिए चुना क्योंकि वो टॉप स्कोरर बनना चाहता है। वो समझता है कि वो उन्हें अपने सपने में जबरदस्ती घसीट रहा है, पर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो साथ मिलकर टॉप तक पहुंचेंगे। उसकी बातें सुनकर प्रेसिडेंट अचानक खड़ा होता है और ऐलान करता है कि टॉप की जगह सिर्फ उसकी है। चेन मुड़ता है और सीधे उसके सामने आता है। टिंग एक डराने वाली ऑरा छोड़ता है और कहता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट हो सकता है। पीछे खड़ी लिंग हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहली बार है जब उसने उसमें इतनी स्ट्रांग भावनाएं देखी हैं। इन दोनों के बीच की टक्कर अब खुलकर सामने आ गई है। प्रिंसिपल को गर्व महसूस होता है कि स्टूडेंट्स इतने निडर हैं, पर लिंग बेचैन महसूस करती है कि हमारे लड़के ने एक डी रैंक गुफा चुनी जिसे एक सी रैंक भी अकेला क्लियर नहीं कर सकता। भले ही एक स्टूडेंट डी रैंक गुफा से को 50 पॉइंट्स कमा सकता है, कठिनाई कहीं ज्यादा है। इसके ऊपर उसके टीममेट्स भी इसके लिए ठीक से सूटेबल नहीं है। प्रिंसिपल जोड़ता है कि उनके पास बस करीब 1 महीना बचा है और इतने कम टाइम में इतना सुधरना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर भी वो बेहतर की उम्मीद करता है। फिर कहानी 2 हफ्ते आगे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचती है, जहां सब थक कर जमीन पर पड़े हैं। लॉन्ग पूछता है कि वो फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं जबकि बाकी सब सिमुलेशन ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं। चेन ने उनसे हर तरह की एक्सरसाइज करवाई जिसने उन्हें बेहद झुंझला दिया। हमारा हीरो समझाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग असल में कोई मदद नहीं करती। जब कोई पहली बार डेविल केव में घुसता है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है और इकलौती चीज जो उसे बचाती है वो उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं। इस सारी ट्रेनिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ सुधारने के लिए है ताकि वो तेजी से मूव कर सकें और बेहतर रिएक्ट कर सकें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग होगी एक रियल डंजन में घुसकर एक्सपीरियंस पाना। उनके जैसे कॉमनर्स बस इसका सपना देख सकते हैं। सिर्फ एलीट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो वैसे भी कभी ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। फिर भी वो एलीट्स सब कुछ करेंगे ताकि कॉमनर्स कभी उनकी बराबरी ना कर पाएं और वो टॉप पर बने रहें। उन लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज का एक्सेस है जिसे पाने में कॉमनर्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। डॉर्म किंग फिर पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी लोगों को क्या करना चाहिए। चेन अपना प्लान रिवील करता है और कहता है कि अगर वो इंपीरियल गिल्ड में एंटर कर गए तो वो पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र चांस है किसी के लिए भी एलीट्स को सच में सरपास करने का। चूंकि ये उसका ड्रीम है, चेन कसम खाता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए सब कुछ करेगा और वो डेफिनेटली जीतेंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम में बस आधा महीना बचा है और हमारा लडी DH का हर रात वॉइड टावर के अंदर फार्म करता है। फैंटम लायंस को हराना कोई आसान टास्क नहीं है, लेकिन वो क्विट करने से मना कर देता है, चाहे वो उसे कितनी भी बुरी तरह पटकें। एग्जाम से 5 दिन पहले उसके रूममेट्स अपनी पूरी जी जान से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा लड DH का हालांकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। उसका इंसेन रेजिमेंट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी वार्म अप जैसा बना देता है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसका राइवल भी क्लियरली ट्रेनिंग में कोई डील नहीं दे रहा है, लेकिन चेन और भी फास्ट रेट से इम्प्रूव कर रहा है और अब वो बोन क्रशिंग ग्रेविटी में भी लायंस के पूरे पैक के सामने कॉन्फिडेंटली टिक सकता है। उसके चेहरे से खून बह रहा है, पर वो जीतने के लिए इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड कभी नहीं लगा। एग्जाम के दिन पार्टिसिपेंट्स के साथ एक छोटा ड्रोन फ्लोट करता है जो उनका गाइड होता है। लड्डे के मैचिंग आउटफिट्स पहनकर अंदर आते हैं और एकदम डैपर लग रहे हैं। जैसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स अपने रिस्ट बैंड्स पहन लेते हैं, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इस बीच एकेडमी प्रिंसिपल गोंगलिन को वार्मली ग्रीट करते हैं। वो शार्प लुकिंग आदमी प्रेसिडेंट टिंग का पिता है, जिसने इंपीरियल गिल्ड को फाउंड किया था। स्टूडेंट्स घूरना बंद नहीं कर पाते जब वो देखते हैं कि इंपीरियल गिल्ड का लीडर उसे ऐसे देख रहा है जैसे वो जू का कोई एग्जॉटिक एनिमल हो। उनकी क्यूरियोसिटी तब पीक पर पहुंच जाती है जब वो गिल्ड को फाउंडर और प्रिंसिपल को एक स्लीक व्हाइट लिमो का वेलकम करते देखते हैं। एक रेड हेयर वाला जेंटलमैन कार्ल कैवेंडिश
कामली गाड़ी से बाहर आता है। स्टूडेंट्स फ्रीक आउट कर जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन को कोई भी पहचान लेगा। उसके स्टेटस का कोई इंसान नॉर्मली इस नेबरहुड के आसपास कभी नहीं दिखेगा। एक वीआईपी रूम के अंदर डायरेक्टर ऑनर्ड गेस्ट्स को ब्रीफ करता है कि टोटल 23 टीम्स एफ रैंक डीमन लेयर्स में जा रही हैं। कुछ ग्रुप्स ने ग्रेड ई लेयर्स सेलेक्ट किए, जबकि सिर्फ 2 टीम्स ने बोल्डली डी रैंक लेयर्स चुने। अलायंस सेक्रेटरी सिग्रिड जेन्युइनली सरप्राइज्ड दिखती है कि स्टूडेंट्स इतना रेकलेस डिसीजन लेंगे। नॉर्मली एक डी रैंक पार्टी भी ग्रेड डी लेयर में जाने से पहले केयरफुली प्रिपेयर करती है। वो क्वेश्चन करती है कि क्या एकेडमी ने सच में स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में सोचा है। ये कंसर्न सुनकर डायरेक्टर कामली क्लियर करता है कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह पता है कि उन्होंने क्या साइन अप किया है। उसने बहुत क्लियर कर दिया था कि 0 रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले अवेकनर्स टिपिकली एफ रैंक मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन असली थ्रेट लेयर का बॉस होता है जो वीकर मॉब्स से कई लेवल्स ऊपर होता है। कई टीम्स एंड में अल्टीमेटली फेल हो जाती हैं क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाती। हालांकि ई रैंक लेयर्स के अंदर चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वहां के सबसे बेसिक मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ भी एफ रैंक बॉस के बराबर होती है। ये हार्श रियलिटी स्टूडेंट्स यूजुअली हार्ड वे में सीखते हैं। अलायंस सेक्रेटरी पूछती है कि जब सिचुएशन डेंजरस हो जाए तो क्या कोई प्रॉपर सेफगार्ड है। डायरेक्टर उसे रीअश्योर करता है कि एकेडमी अपने मोस्ट प्रॉमिसिंग एसेट्स की बहुत वैल्यू करती है। स्टूडेंट सेफ्टी के लिए हर लेयर के बाहर इंपीरियल गिल्ड का एक वॉरियर स्टेशन है जो कुछ भी गलत होने पर अंदर जाने को तैयार है। उसके अलावा हर स्टूडेंट का रिस्ट बैंड उन्हें इंस्टेंटली बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है अगर वो सरेंडर करना चाहें या उनकी जान सच में खतरे में हो। ये सुनकर लेडी को डाउट रहता है कि क्या एकेडमी में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो एक डी रैंक लेयर को चैलेंज कर सकें। वो मन ही मन सोचती है कि वो टीम्स रियलिस्टिकली कितनी देर तक टिक पाएंगी। डायरेक्टर हालांकि कॉन्फिडेंट है कि वो छोटे ई रैंक ट्रबल मेकर्स रोते हुए बाहर भागेंगे। डी रैंक डंजन की तरफ शिफ्ट करते हैं जो थिक आइस से कवर्ड जाइगेंटिक ट्रीज से भरा है। चेन के रूममेट्स विजिबली डरे हुए हैं। बैट्स और मंकी के बिजार हाइब्रिड जैसे नाइटमेयर फ्यूल क्रीचर्स को देखकर कोई भी डर जाएगा। वो जल्दी से अपनी पार्टी को वार्न करता है कि वो मॉन्स्टर्स ब्लिंक ऑफ एन आई में अपने टारगेट्स पर डाइव करते हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अचानक घोस्ट मंकी बैट्स का एक झुंड सीधा उन पर झपटता है। शॉकिंगली सभी LDDH के किसी तरह मॉन्स्टर्स के लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक्स को ऑकवर्डली डॉज कर लेते हैं। जब वो अभी भी हाइप्ड हैं कि उन्होंने एक डी रैंक क्रीचर का अटैक अवॉइड कर लिया, कुछ और भी क्रेजी चीज उनका अटेंशन खींचती है। हमारा लड़का वहां कामली खद्दा है, हाथ में एक लाइटनिंग स्वॉर्ड ली, और उसके पैरों के पास मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि पहले खुद को बचाने पर फोकस करें क्योंकि वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं और बाकी सब उस पर छोड़ DH दें। तभी एक और घोस्ट मंकी बैट सुपरसोनिक स्पीड से उन पर लंच करता है, लेकिन वो निक ऑफ टाइम में उसे मुश्किल से डॉज कर पाते हैं। शुआनजो को सडनली रियलाइज होता है कि हमारा हीरो असल में उन्हें अपने रिफ्लेक्सेस और एक्सप्लोसिव स्पीड को ट्रेन करने के लिए पुश कर रहा था ताकि वो ऐसे डीमंस के खिलाफ सरवाइव कर सके। जू अपने दांत पीसता है, ये जानते हुए कि वो इतने टाइम से खुद को डॉर्म किंग बुला रहा था, पर अब हिज मेजेस्टी के पास अपने रैंडम रूममेट पर रिलाय करने के सिवा कोई चॉइस नहीं है। मीन टाइम में चेन बचे हुए घोस्ट मंकीज को पूरी तरह वाइप आउट कर देता है। वो उस पर वेव्स में डाइव करते हैं, लेकिन गीगा चैड उन्हें स्लाइस डाउन कर देता है इससे पहले कि वो प्रोसेस भी कर पाएं कि वो सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉर्म किंग खुद से मम्बल करता है कि उसने हमेशा मालोंग से सुना था कि चेन स्ट्रैंग है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने खुद इसे विटनेस किया है। उसे चेन बिल्कुल भी एक मियर ग्रेजुएट स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा, बल्कि एक बैटल हार्डेंड सोल्जर जैसा लग रहा है। जैसे जैसे स्लॉटर कंटिन्यू होता है, एक्स डॉम किंग को हमारे हीरो की राइजिंग रेपुटेशन पर जेलसी फील होने लगती है। अचानक कहीं से ग्रुप के पीछे एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है और वो मुश्किल से उसके स्ट्राइक को ब्लॉक कर पाता है। वो क्रीचर के पैर को अपने फ्लेमिंग हाथों से पकड़ खींचता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाता है। वो उन पर चिल्लाता है कि डेड वेट की तरह एक्ट करना बंद करें और फोकस करें। चेन अकेला नहीं है जिसका ग्रेजुएशन दांव पर लगा है, बाकी लोग उसे घूरते हैं। उसके सडन डिटर्मिनेशन से सरप्राइज्ड होकर, डॉर्म किंग की स्टबर्न विल से इंस्पायर्ड होकर शुआनजोऊ अपना फ्लोरा चैंट वाइन लॉक कास्ट करता है और सक्सेसफुली मंकी बैट को एंटैंगल कर लेता है। लेकिन उसके शॉक के लिए क्रीचर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आजाद हो जाता है और प्रोसेस में जुओ को लात भी मारता है। लॉन्ग अपना क्लाउड चैंट फ्रॉस्टबाइट ब्रीज कास्ट करता है जो मॉन्स्टर को बस थोड़ा स्लो करता है, तो वो अपने अटैक्स कंबाइन करने का डिसाइड करते हैं। एक साथ काम करते हुए वो क्रीचर को कुछ देर के लिए रिस्ट्रेन कर लेते हैं
और डॉर्म किंग को चांस सीज करने के लिए चिल्लाते हैं। वो एक न्यूक्लियर बर्स्ट फ्लेम बुलेट चार्ज करता है जो डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन इससे बस कुछ बाल जलने के अलावा और कुछ नहीं होता। वो डीमन पर कई और फ्लेम बुलेट्स फायर करता है, लेकिन कुछ भी उसे नीचे गिराने के कैपेबल नहीं लगता। शुआनजू और लॉन्ग पहले ही अपनी लिमिट्स के करीब हैं। डॉर्म किंग डिसाइड करता है कि वो अब और होल्ड बैक अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर करता है और एक कन्वर्स्ड बर्स्ट फ्लैम बुलेट सीधे मॉन्स्टर पर अनलीश करता है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर होता है। जब धुआं छंटता है तो सिर्फ एक जला हुआ स्केलेटन बचता है। ड्रोन अनाउंस करता है कि उन्होंने सक्सेसफुली एक डी क्लास घोस्ट मंकी बैट को एलिमिनेट कर दिया है। तीनों जमीन पर कोलैप्स हो जाते हैं, पूरी तरह ड्रेंड होकर। वो थ्रिल्ड हैं कि वो खुद एक डी क्लास मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहे। हमारा लड़ेज का चलकर आता है, थोड़ा सरप्राइज्ड, और वो तुरंत पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें इसे गिराते हुए देखा। मॉन्स्टर लूट के तौर पर एक फिंगर बोन शॉर्डेज जाता है और शुआनजू कैजुअली क्लेम करता है कि इसे मारना तो पीस ऑफ केक था। चेन फिर भी उन्हें कांग्रेचुलेट करता है और जल्द ही ड्रोन डिक्लेयर करता है कि डेविल्स केव के अंदर के सभी मॉब्स क्लियर हो गए हैं। फीड देखते हुए डायरेक्टर गोंग का दिमाग लगभग खराब हो जाता है, ये देखकर कि जीरो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले ट्रैश स्टूडेंट्स ने अपनी इंफीरियर एबिलिटी से कहीं ऊपर के एक डी लेवल थ्रेट को हरा दिया। बाकी का स्टाफ इंटेंशनली साइलेंट रहता है। इस बीच वाइस चेयरमैन कैवेंडिश का असिस्टेंट चेन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कामली उसे प्रेज करता है। वो अपने मन में सोचता है कि चेन का ऑरा उसे एक पुराने दोस्त की बहुत याद दिलाता है। वाइस चेयरमैन चेन का नाम मेंशन करता है और उसे याद रखने का नोट बनाता है, जो तुरंत प्रेसिडेंट टिंग के पिता और डायरेक्टर को अलार्म कर देता है। डायरेक्टर जल्दी से उनका अटेंशन दूसरे डी रैंक केव के अंदर स्टूडेंट काउंसिल टीम की तरफ शिफ्ट करता है ताकि चेन पर और फोकस ना जाए। वो पॉइंट आउट करता है कि टीम पहले ही मिडिल सेक्शन में पहुंच गई है और चेयरमैन का एड उनके कोऑर्डिनेशन को प्रेज करता है और उसे एक प्रोफेशनल गिल्ड रेड टीम की एफिशिएंसी से कंपेयर करता है। ये रिएक्शन चेयरमैन कार्ल को अम्यूज करता है और वो रिमार्क करता है कि इस साल के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी पिछले बैचेस के कंपैरिजन में सच में एक्सेप्शनल लग रही है। डायरेक्टर गोंग दबी आवाज में ऐड करता है कि असली बैटल तो बस अभी शुरू हुई है और असली स्पेक्टेकल तो अभी सबके सामने रिवील होना बाकी है। वापस डी रैंक टॉक्सिक वाइन कैवर्न के अंदर प्रेसिडेंट की पार्टी पर मियाज़मा पॉइजन मशरूम मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं जो हर डायरेक्शन से इमर्ज होते हैं। एक लाइडेड एज की अपना गिटार बजाती है और एलिजी ऑफ डिके रिलीज करती है, जबकि एक स्टार मेज अपने स्टार अट्रैक्शन एबिलिटी से मशरूम्स को एक साथ लिंक करता है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक हो सके। वो फिर कैप्टन को बुलाता है और प्रेसिडेंट अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है ताकि स्टाइल में अटैक को फिनिश कर सके। एक सिंगल स्विफ्ट स्ट्राइक के साथ मशरूम मॉन्स्टर्स फट जाते हैं जब प्रेसिडेंट प्रिसिजन के साथ अपना ब्लेजिंग स्काई सेवर अनलीश करता है। उसके टीममेट्स ऑब्जर्व करते हैं कि इस स्कूल असेसमेंट के मॉन्स्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन्होंने अपने अर्लियर ट्रेनिंग सेशंस में एनकाउंटर किए थे। इस फैमिलियरिटी की वजह से पार्टी सिचुएशन को बिना किसी ज्यादा डिफिकल्टी या प्रेशर के हैंडल कर लेती है। उन्हें पहले ही एक्सपेक्टेड था कि ग्रेजुएशन असेसमेंट स्कूल अथॉरिटीज ने एडवांस में अरेंज किया होगा, क्योंकि प्रॉपर बैकिंग बाद की लाइफ में बहुत स्मूथ रास्ता इंश्योर करती है। इस बिलीफ के साथ वो जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस साल बिना किसी रियल चैलेंज के चैंपियन पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। क्लाउड फॉरेस्ट के फाइनल लेवल पर लौटते हुए LDDDH के शॉक्ड हैं कि वो सच में यहां तक सरवाइव कर गए और लेयर लॉर्ड तक पहुंच गए। एक फ्रोजन वेस्टलैंड के बीच में वो एक घोस्ट ऐप को कामली अपना मील एंजॉय करते हुए देखते हैं। डॉर्म किंग मॉन्स्टर की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ इमेजिन करके ही तुरंत स्वेट करने लगता है। उस चीज का एक थप्पड़ शायद उसे सीधा आफ्टर लाइफ में भेज देगा। जैसे क्यू पर क्रीचर धीरे धीरे ग्रुप के वीकेस्ट टारगेट पर नजरें लॉक करता है। माँ लॉन्ग फ्रीक आउट कर जाता है और उसकी एक चीख बीस्ट को ट्रिगर करने के लिए काफी है। जायंट ऐप एक टेरिफाइंग लीप के साथ खुद को उनकी तरफ लॉन्च करता है। लड्डके ऐसे भागते हैं जैसे सच में उनकी जान इसी पर डिपेंड करती हो। इस बीच चेन बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। वो सीधा उसके मैसिव फेस पे जंप करता है एक ब्रूटल किक के साथ, फिर रिलेंटलेस ब्लोज को चेन करते हुए उसकी बॉडी को इधर उधर जगल करता है। वो फाइट को एंड करता है उसे फाड़ देकर मिंस्ड मंकी मीट के चंक्स में बदलकर। ये सैवेज डिस्प्ले उसकी पार्टी को स्टंड और AWE में छोड़ DH देता है। फिर भी चेन इरिटेटेड फील करता है कि डी रैंक मॉन्स्टर्स भी उसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे। लूट भी डिसअपॉइंटिंग है। अचानक कहीं से वो अपने टीममेट्स को एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए सुनता है कि उन्हें जायंट मैना स्टोन्स मिले हैं। लगता है जायंट ऐप उन्हें एक हॉलो ट्री ट्रंक के अंदर होर्ड कर रहा था। उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर पर प्रैक्टिकली ड्रूल कर रहे हैं
और ईगरली क्रिस्टल्स को ग्रैब करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। चेन वार्निंग चिल्लाता है, पर वो 1 सेकंड लेट हो जाता है। जैसे ही उनके हाथ मैना स्टोन्स को टच करते हैं, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश बाहर की तरफ इरप्ट होता है। बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया बर्फ में सील हो जाता है। शांत जो, लो और ड्रोन आर्कटिक ब्लास्ट से पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। वीआईपी रूम में वापस लाइव ब्रॉडकास्ट अब्रप्टली कट हो जाता है। स्लीजी डायरेक्टर स्मिर्क करता है, जैसे वो इसी आउटकम का वेट कर रहा था। उसे एक्सपेक्टेड था कि हाई रैंक्ड मॉन्स्टर्स ऐसे ट्रैप्स सेट करेंगे, और ये बस मैटर ऑफ टाइम था कि चेन और उसका एमेच्योर्स का ग्रुप किसी ट्रैप में फंसेगा। वाइस चेयरमैन कैवेंडिश डिसप्लीज्ड लगते हैं, क्लियरली स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड हैं। डायरेक्टर चेन के फेलियर पर रिग्रेट करने का फेक नाटक करता है और क्लेम करता है कि अब उन्हें इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। प्रिंसिपल डिसएग्री करता है। वो आर्ग्यू करता है कि वो इमीडिएट डेंजर में नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के वाइटल साइंस एबनॉर्मल हुए तो रिस्ट बैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और उनमें से किसी ने भी गिव अप करने का नहीं सोचा है। उसे बिलीव है कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही ये डिसाइड करने का राइट होना चाहिए कि वो कब गिव अप करेंगे। डंजन के अंदर वापस माँ लॉन्ग बाइटिंग कोल्ड में कांप रहा है। पार्टी में सबके बीच वो इकलौता है जो फ्रीज होने से बच गया, थैंक्स टू उसकी क्लास का नेचुरली हाई आइस रेजिस्टेंस। तभी लॉन्ग को एक बोन चिलिंग हंसी सुनाई देती है, और वो एक स्केलेटन जैसे आइस मॉन्स्टर को स्पॉट करता है जो मानो सीधे उसकी सोल में बिना मर्सी के घूर रहा है। वो उसे उस लेयर के लॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और याद करता है कि उसने इसे मॉन्स्टर कंपेंडियम में पहले मेंशन्ड देखा था। उसे जल्दी याद आता है कि ये असल में एक क्लाउड मेज है जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों एबिलिटीज को आसानी से कंट्रोल करता है, जबकि ये आइस और स्नो को बिना किसी एफर्ट के मैनिपुलेट करता है। उसे ये भी याद आता है कि उसके सामने खडीडीडा ये क्रीचर जो प्रोलॉन्ग्ड टॉर्चर के जरिए शिकार को मारना एंजॉय करता है, बोन किंग ऑफ रिमेंस के नाम से जाना जाता है। वो रियलाइज करता है कि आइस बॉम्ब एक ट्रैप से ज्यादा कुछ नहीं था, तो वो पलटता है और खुद को बचाने के लिए बिना हेजिटेशन के भागता है। लॉन्ग बहुत अच्छे से समझता है कि वो इस तरह के सी क्लास लॉर्ड मॉन्स्टर को किसी भी सर्कमस्टेंस में अकेले हैंडल नहीं कर सकता। वो चेन को फ्री करने के अटेम्प्ट में उसकी तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइम पर अपने टारगेट तक पहुंचे, एक आइस अटैक उसके पैर पर लगता है। बोन किंग इस मिजरी पर हंसता है, जबकि उसका ब्रेसलेट एक वार्निंग सिग्नल भेजता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका पैर पूरी तरह पियर्स हो चुका है। ये उसे एग्जाम अबैंडन करने का ऑप्शन देता है, लेकिन लॉन्ग होप गिव अप करने से मना कर देता है और अभी भी चेन को थॉ आउट करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो अपना एकमात्र एडवांटेज खो दें। उस मोमेंट पर एक और आइस शार्ड उसके आर्म के आर पार शूट होता है, जो उसे डेस्परेट एफर्ट के बावजूद चेन को फ्री करने से रोक देता है। बोन किंग लॉन्ग की सफरिंग एंजॉय करता है जब वो उसे अनबेरेबल पेन एंड्योर करते हुए देखता है, जबकि उसका ब्रेसलेट सीवियर डैमेज के बारे में एक और वार्निंग इशू करता है। ये डिटेक्ट करता है कि उसका आर्म भी पियर्स हो चुका है और नोट करता है कि उसका हार्ट रेट डेंजरस लेवल तक बारेच गया है। उसे एक बार फिर से एग्जाम अबैंडन करने का ऑप्शन देता है, लेकिन ये LDDDH का इसके बजाय एक फ्लैशबैक में स्लिप कर जाता है। वो याद करता है कि अपनी पूरी लाइफ में वो हमेशा प्रॉब्लम्स से भागता रहा जब भी कोई हार्डशिप आई, और उस हैबिट ने उसे हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के पीछे छोड़ DH दिया। उसे याद आता है कि कैसे लोगों ने उसे इग्नोर किया, उसे बुली किया और उस पर हंसे, फिर भी उसने और उसके दोस्तों ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है। वो इस मोमेंट को उनकी फेट बदलने का फाइनल चांस मानता है, तो वो अपनी बची हुई स्ट्रेंथ गैदर करता है, खेडीडीडियाचा होता है और फाइनली चेन को रिलीज करने में कामयाब होता है। वो डट कर खेडीडीडिया रहता है जब बोन किंग बिना किसी पॉज के सीधा उसकी तरफ आइसिकल्स का एक बैराज अनलीश करता है। जैसे ही अटैक लैंड होने वाला होता है, वो एक लाउड रोर करता है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर चेन फाइनली अपनी आंखें खोलता है। आइस ब्लॉक टुकड़ों में टूट जाता है और चेन आगे बढ़ता है और एक स्विफ्ट मूव में लॉन्ग को डेंजर से दूर ले जाता है। ये सडन एस्केप बोन किंग को ऑफ गार्ड पकड़ DDH लेता है, जबकि लॉन्ग जल्दी से रियलाइज करता है कि एंड में चेन अपने दम पर ही इस आईसी प्रिजन से ब्रेक फ्री करने में कामयाब हुआ। वॉरियर लॉन्ग को पहले उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और इमीडिएटली क्लियर कंसर्न के साथ उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। लॉन्ग रिप्लाई करता है कि ब्लीडिंग अभी के लिए रुक गई है, तो वो कम से कम इस मोमेंट के लिए बिना किसी फर्दर इशू के सर्वाइव कर लेगा। वो चेन को इन्फॉर्म करता है कि जिस मॉन्स्टर को वो फेस कर रहे हैं वो एक क्लाउड टाइप सी रैंक लॉर्ड है जो बोन किंग के नाम से जाना जाता है, और वो वॉर्न करता है कि ये कॉम्बैट में एक्सट्रीमली डेंजरस है। वो ऐड करता है कि उन्हें किसी भी कॉस्ट पर फिर से फ्रीज होने से अवॉइड करना होगा अगर वो इस एनकाउंटर में सर्वाइव करने का एक स्लाइट चांस भी चाहते हैं। वो मुद्दाते हैं और देखते हैं कि बोन किंग आइस शार्ड्स का एक मैसिव क्लस्टर चार्ज कर रहा है,
जो जल्दी ही एक मैसिव ग्लेशियर अटैक में फॉर्म हो जाता है जो फायर होने के लिए रेडी है। लॉन्ग स्टंड है ये रियलाइज करते हुए कि मॉन्स्टर उन पर एक जायंट आइस न्यूक ड्रॉप करने वाला है और अगले ही इंस्टेंट में बॉम्ब क्रैश डाउन होता है और सब कुछ ब्लाइंडिंग वाइट से कवर कर देता है। मॉन्स्टर हंसना शुरू करता है लेकिन साउंड सडनली रुक जाता है जब वो नोटिस करता है कि उस डेवास्टेटिंग अटैक के बाद भी वो दोनों अलाइव खड़ी डीजे हैं। चेन अपनी क्लास डूमफ्लेम किंग में स्विच करता है और एक क्लाउड वॉरियर फ्रॉस्ट बॉडी एक्टिवेट करता है जो उसे कोल्ड डैमेज से कंप्लीट इम्यूनिटी ग्रांट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोल्ड एनवायरनमेंट्स में उसके सभी रेजिस्टेंस स्टैट्स को भी बूस्ट कर देता है जो बैटलफील्ड को उसी के एडवांटेज में टर्न कर देता है। बोन किंग एक हॉरिफाइड चीख निकालता है और लॉन्ग भी कंफ्यूज्ड फील करता है जब वो अपने दोस्त को देखता है जो एक वोल्ट असैसिन होना चाहिए था पर इसके बजाय वो एक क्लाउड टाइप वॉरियर में बदल गया। वो क्वेश्चन करता है कि क्या चेन उन रेयर प्रोडिजीज में से एक हो सकता है जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक साथ 2 डिफरेंट क्लासेस अवेकन कर सकते हैं। चेन सिंपली पहले सिचुएशन को मिसजज करने के लिए अपोलोजाइज करता है और एडमिट करता है कि उसने उस मिस्टेक की वजह से अपने दोस्तों को एक डेंजरस फाइट में ड्रैग किया। तो वो फिर से अपनी क्लास अबिसल फील्ड में स्विच करता है। वो फिर अपनी परगेटरी वॉरियर स्वॉर्ड निकालता है और बोन किंग को फुल इंटेंट के साथ फेस करता है ताकि वो वहीं फाइट एंड कर दे। साइड देखकर उसके बेस्ट बॉडी का जॉ वाइड ओपन ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मली सभी अवेकनर्स एक सिंगल क्लास के साथ पैदा होते हैं जिसमें वो स्पेशलाइज कर सकते हैं लेकिन उनमें एक अल्ट्रा रेयर चांस होता है कि कोई साइमल्टेनियसली 2 क्लासेस परचेज करे। ये डुअल क्लासर्स इतने स्कार्स होते हैं कि आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। उस तरह की एक्सक्लूसिविटी उन्हें ऐसा ट्रेजर बना देती है जिसे हर मेजर गिल्ड डेस्परेटली चाहता है। हालांकि अकेले इस बात ने उसे शॉक नहीं किया। उसने क्लोजली देखा और रियलाइज किया कि चेन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कंप्लीटली डिफरेंट क्लासेस यूज कर रहा है और उसके ऊपर से उनमें से हर एक क्लास अपनी ही एक लीग में है। अपनी अबिसल फील्ड फॉर्म में चेन के स्टैट्स एक इंसेंट रेट पर सर्ज होते हैं। उसकी ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ उसे रॉकेट की तरह ग्राउंड से लॉन्च कर देती है। वो एक्सप्लोसिव मोमेंटम के साथ बॉस की तरफ रॉकेट करता है जिसकी स्मग ग्रिन हमारे LDDHK के किलिंग ऑरा के नीचे वैनिश हो जाती है। एक सिंगल क्लीन मोशन में वो बोनी बास्टर्ड को ऐसे स्लाइस करता है जैसे बटर में से नाइफ 17 तक लेवल अप करता है और एक रेयर लूट ड्रॉप ऑब्टेन करता है। शैटर्ड स्केलेटन के लाइफलेस रिमेन्स को घूरते हुए उसका दोस्त अभी भी स्टन्ड है कि उसने अभी अभी एक C रैंक लेयर लॉर्ड को 1 शॉट कर दिया। हमारा लाडेचंका कैजुअली उसे याद दिलाता है कि बाकी लोग अभी भी बर्फ में सॉलिड फ्रीज हैं। माँ लॉन्ग को सडनली एक ओक्रड मोमेंट होता है और रियलाइज करता है कि वो पूरी बॉस फाइट के दौरान अपने बाकी होमीज को पूरी तरह भूल गया था। वो बाकी लोगों को थ्रो आउट करने के लिए स्प्रिंट करता है इससे पहले कि वो फॉरबिडन आइसक्रीम बन जाए। उसके जाने के बाद चेन नोटिस करता है कि उसके पास फ्रॉस्ट लिच किंग को डेवोर करने का ऑप्शन है। आसपास इसे विटनेस करने के लिए किसी के ना होने पर वो जल्दी से फॉलन लेयर लॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड मेज क्लास एक्वायर कर लेता है। थैंक्स टू बॉस के आर्कटिक नोवा ने एरिया के हर ड्रोन को ब्लाइंड कर दिया। कोई भी उसकी हिडन एबिलिटी डिस्कवर नहीं कर पाएगा। फिर सडनली उसे एक और सरप्राइज नोटिफिकेशन रिसीव होता है। उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास भी लेवल अप हो जाती है जो उसे एक स्टार ऐड करके अपने किसी एक स्टैट को एनहांस करने अलाउ करती है। सीन फिर D रैंक लेयर ग्लूमोवाइन ग्रोटो में शिफ्ट होता है जहां काउंसिल प्रेसिडेंट की टीम एब्सोल्यूटली ओवरवेलम्ड हो रही है। चाहे वो कितने भी फियर्सली अटैक करें, D रैंक बॉस इन एमेच्योर अवेकनर्स के लिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल प्रूव होता है। वो मेज जो चांस से मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन कर रहा है वो पहले ही कोलैप्स की वर्ज पर है और लाइटनिंग आर्चर के एरोज लेयर लॉर्ड को रियल डैमेज की बजाय एक लाइट मसाज जैसे फील हो रहे हैं। उन्हें हैप्पी मील टॉय बॉक्स के चीप एक्शन फिगर्स की तरह टॉस किया जा रहा है। ये ह्यूमिलिएशन उन्हें ये क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो सभी कॉम्बैट सिमुलेशंस कंप्लीटली पॉइंटलेस थे। उन्होंने इस लेवल के पावर के करीब भी कभी कुछ फेस नहीं किया था। मेज को जल्दी रियलाइज होता है कि प्रेसिडेंट ही उनकी बॉस को हराने की एकमात्र रियल होप है। पीछे बैकलाइन में प्रेसिडेंट एक ड्रामेटिक पोज बनाता है। वो अपनी अल्टीमेट स्किल चार्ज करता है जबकि सपोर्ट मेजर्स उसे बफ कर रहे हैं। फाइनली इनफ एनर्जी गैदर होने के बाद वो अपनी ब्लेजिंग स्वॉर्ड के साथ बॉस पर खुद को लॉन्च करता है। ब्लेड सीधा उसके कोर को पियर्स करता है और फ्लेम्स के एक स्टॉर्म में इरप्ट हो जाता है जो उसे इनसाइड आउट मेल्ट कर देता है। उसके टीममेट्स चीयर्स में इरप्ट हो जाते हैं एक ऐसे लेजेंड का राइज सेलिब्रेट करते हुए जिसका नाम सपोजिडली हिस्ट्री बुक्स में एंटर होगा। ड्रोन अनाउंस करता है कि उनकी टीम ने 30 मिनट से कुछ ज्यादा टाइम में ग्रेट डी लेयर क्लियर कर लिया है। कंप्लीटली फायर्ड अप होकर उसकी पार्टी कन्विंस्ड है कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस बैक कर लिया है। कोई और टीम पॉसिबली उस टाइम को बीट नहीं कर सकती थी। वो ईगरली लेयर एग्जिट करते हैं। रैंकिंग्स के एकदम टॉप पर
अपने नामों को प्राउडली शाइन करते हुए देखने की एक्सपेक्टेशन के साथ। जल्द ही वो उन हॉलवेज से वॉक करते हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स से भरे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और जल्दी टेलीपोर्ट आउट हो गए थे। उनमें से ज्यादातर अटरली ट्रॉमेटाइज्ड लग रहे हैं, अभी भी उन डीमंस से हॉन्टेड हैं जिन्हें उन्होंने पहली बार एनकाउंटर किया था। प्रेसिडेंट का लाइकी भी हमारे LDDH के और उसके स्क्वाड को साइड में बैठे हुए स्पॉट करता है। उसके एग्जॉस्टेड ग्रुप पर एक नजर डालते ही सब क्लियर हो जाता है। वो अंदर जाते ही इंस्टेंटली फ्लॉप हो गए होंगे। लाइकी स्मगली चलकर आता है, चेन को मॉक करता है कि वो पहले इतना बोल्ड एटीट्यूड दिखाने के बाद हाफवे थ्रू ही फेल हो गया। लॉयल कुत्ता भौंकना कंटिन्यू करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे साइलेंस कर देता है क्योंकि अलायंस वाइस चेयरमैन अप्रोच कर रहा है। एलिगेंट मैन स्लोली क्लैप करता है और स्टूडेंट्स को उनकी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस पर कांग्रेचुलेट करता है। जैसे ही वो क्लोजर वॉक करता है, प्रेसिडेंट एक काम एक्सप्रेशन रखता है, जबकि उसके अंडरलिंग्स दुनिया की सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक के सामने कैडीडीएच होने की एक्साइटमेंट से लगभग कांप रहे हैं। प्रेसिडेंट टिंग कॉन्फिडेंटली हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, हालांकि मिस्टर कैवेंडिश इसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। बिना एक नजर डाले सीधे उसके पास से वॉक कर जाते हैं। ऐसा ओपन ह्यूमिलिएशन सफर करते हुए प्रेसिडेंट इंटरनली अपनी प्राइड को शैटर होते हुए फील करता है। मैटर को और वर्स बनाने के लिए वाइस चेयरमैन लाउडली उसके राइवल को एक ट्रू लेजेंड बुलाता है। आदमी चेन का शोल्डर ग्रिप करता है और पास कैडीडीएच सभी लोगों को सुनाने के लिए अनाउंस करता है कि उसने सिर्फ 20 मिनट में एक डी रैंक डंजन क्लियर कर दिया। यहां तक कि उसके खुद के गिल्ड की प्रोफेशनल टीम्स ने भी कभी ऐसा रिकॉर्ड अचीव नहीं किया है। काउंसिल प्रेसिडेंट और उसके गूंस दोनों कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं। वो प्रोसेस करने में फेल हो जाते हैं कि कैसे 4 बॉटम फीडिंग नोबडीज ने उनके पूरे 10 मैन स्क्वाड को टाइम में बीट कर दिया और एक्चुअली एक डी रैंक लेयर क्लियर कर लिया। इस बीच चेन ब्लिंक भी नहीं करता। कंट्री के मोस्ट पावरफुल मैन से प्रेज रिसीव करना उसके लिए एब्सोल्युटली नथिंग मीन्स करता है। सेम टाइम पर वो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि ऐसा इन्फ्लुएंशियल फिगर पर्सनली इस एकेडमी में क्यों आया। नीवे कार्ल कैवेंडिश कामली स्टेट करता है कि वो चेन का नाम बहुत अच्छे से याद रखेगा। फिर वो गोंगलिन की तरफ मुद्दता है, वो आदमी जिसने उसे फर्स्ट प्लेस पर यहाँ इन्वाइट किया था। वाइस चेयरमैन कैजुअली रिमार्क करता है कि उसका बेटा भी टैलेंटेड है, जो बेस्ट केस में एक हाफ बेक्ड कॉम्प्लीमेंट था। वो बाप और बेटे दोनों के मुंह में एक बिटर टेस्ट छोड़ दी देता है। ये कहने के बाद वाइस चेयरमैन अनाउंस करता है कि ये उसके जाने का टाइम है। डायरेक्टर जल्दी से स्टेप इन करता है चीजों को स्मूथ ओवर करने के लिए। वो फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, ये अनाउंस करते हुए कि दोनों टॉप टीम्स का स्कोर टाई हो गया है। एज रिजल्ट वो सभी इंपीरियल गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफिशियल इनविटेशन रिसीव करेंगे। वो न्यूज चेन के रूममेट्स के लिए हेवनली म्यूजिक की तरह साउंड करती है, क्योंकि उसके मैसिव कैरी के थैंक्स टू वो बेसिकली लाइफ के लिए सेट हैं। प्रेसिडेंट टिंग के लाइकीज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो आदमी खुद इस आउटकम से प्लीज्ड होने से बहुत दूर है। फिर डायरेक्टर ऐड करता है कि कैप्टन्स को उनकी लीडरशिप के लिए गिल्ड में मैनेजमेंट रोल्स मिलेंगे और 1 मिलियन कैश प्राइज उनके बीच इवनली स्प्लिट किया जाएगा। ये सुनकर दोनों टीम लीडर्स विजिबली सरप्राइज्ड हैं। चेन मन ही मन वरी करता है कि $500,000 उसका डेप्ट सेटल करने के लिए इनफ नहीं होगा। उसे बची हुई अमाउंट अर्न करने का कोई और वे फिगर आउट करना होगा और मिथ्रल एक्सचेंज गिल्ड से किया अपना प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। लेकिन वो कंसर्न शायद मैटर नहीं करे, क्योंकि प्रेसिडेंट टिंग ओपनली टाई एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। वो बोल्डली डिक्लेयर करता है कि एक 1 वर्सेस 1 डुएल ही ट्रू विनर डिटरमाइन करेगा। सिर्फ एक ही चैंपियन हो सकता है। वो सडन चैलेंज इतना शॉकिंग है कि वो डायरेक्टर और यहाँ तक कि वाइस चेयरमैन का अटेंशन भी ड्रॉ करता है। अपने नेफ्यू के रेकलेस मूव से अलार्म्ड होकर डायरेक्टर अर्जेंटली उसे करंट आउटकम एक्सेप्ट करने के लिए परसुएड करने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि टाई पहले से ही बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, स्पेशली उसके अर्लियर ह्यूमिलिएशन के बाद। वो काम रहता है ये अस्यूम करते हुए कि हमारा LDDH का इस तरह के पॉइंटलेस डुएल को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन मेरा लायरडिच का इमीडिएटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, इस कंडीशन पर कि विनर पूरा 1 मिलियन का प्राइज ले लेगा। वो स्पाइसी ट्विस्ट इतना वाइल्ड है कि वो वाइस चेयरमैन को पॉज करने और अपना डिपार्चर कैंसिल करने पर मजबूर कर देता है। उसके सेटल होने के साथ चेन सीधा उसे फेस करने के लिए आगे आता है, वंस एंड फॉर ऑल स्कोर सेटल करने के लिए रेडी।